जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी के प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। आखिर एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा कैसे जा सकता है। देखो यार, हो सकता है कि आपको ये वीडियो बहुत सिंपल लगे, आपको लगे कि यार हम तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि यार अगर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन रुक क्यों रहा है। आपने मेरे एनालिसिस देखे होंगे, आपको लगता है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं, बट जब मैं उनको डायरेक्ट सोर्सेज आपके एनसीईआरटी से दिखाता हूं, आपके कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिपीटेशन दिखाता हूं, तो आपको समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने ये टॉपिक था, ये ऐसा एरिया था जो नहीं पढ़ा ध्यान से। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, कैसे अक्सर ये टॉपर्स जो सिलेक्टेड हो रहे हैं, मतलब एक सिलेक्शन होने और ना होने में किसी चीज को पढ़ने का क्या तरीका होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं अपनी एनसीईआरटी को बहुत ढंग से आपको कराऊं। मैं आपको यहां पर पहले तो कुछ डाउट्स जो बच्चों के थे मैं थोड़े से वो दिखाना चाहता हूं। एक स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पर मैसेज कर रहे थे और काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आपका जो प्रोग्राम है, जो गेम चेंजर है, जहां पर आप हमें चीज़ें पढ़ा रहे हो, हम हमें उसका एक डेमो शेयर कर दो ताकि हम आइडिया लगा सकें। तो दोस्त, यहां आज मैं अपनी एनसीईआरटी को उस डेमो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखो, ये एक काइंड ऑफ डेमो भी है हमारे इस गेम चेंजर प्रोग्राम का, जहां पर मेरा ये पहला लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज इसे सिर्फ और सिर्फ डेमो के पर्पज से मत लेना। मेरा पर्पज यह है कि मैं यहां पर दोनों पर्पज सर्व कर दूं, एक डेमो भी रिप्रेजेंट हो जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं। मैं बस ये कहूंगा कि इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो को चाहे आप 2x पे देखो, 3x पे देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं ये शर्त से कह सकता हूं सर, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीईआरटी को देखने का नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा और आपके सिलेक्शन के लिए गेम चेंजर तो रहेगा रहेगा। बिल्कुल यहां से आपका जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो सर, जितने भी स्टूडेंट मुझे डाउट कर रहे थे वो यहां से इस वीडियो को देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम अपने गेम चेंजर में चीजों को कैसे तैयार कराते हैं। क्यों अक्सर जितने भी आप टॉपर सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये शब्द गेम चेंजर सुनने को मिल रहा होगा। तो क्यों वो गेम चेंजर आखिर गेम चेंजर है, कैसे उन्हें उस गेम चेंजर से सिलेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े हो, नहीं भी जुड़े हो, हर तरीके से यार यहां से चीजें सीखने को मिलेंगी आपको कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। और कुछ और भी डाउट आ रहे थे बच्चों के कि सर अपना जो सोर्स एनालिसिस का वीडियो है वो फिर से शुरू किया जाए। देखो यार, अभी मेरा सीएपीएफ का साइंस का एनालिसिस बचा हुआ है, अभी हमारा साइंस का एनालिसिस बचा हुआ है, मैं उसे तैयार कराऊंगा। डोंट वरी यार, अभी कुछ चीजें हैं जो मैं तैयार करानी है मुझे। साइंस का एनालिसिस है, अभी कुछ बच्चों का सर पेपर 2 का आपका बैच कब आएगा, उसके लिए भी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों का है कि सर आप करंट अफेयर की वीडियोस कब से लाएंगे। देखो, काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपके, काफ़ी सारी कुछ शिकायतें भी होंगी। अभी बीच में एग्जाम हुए, टॉपर्स निकले, उनसे बातचीत हुई, कोर्स यहाँ पर मेरे लॉन्च हुए, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अभी एंगेज हो चुका हूँ और क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा यार मैं अभी फंसा हुआ हूँ उन सब चीज़ों में। तो जैसे जैसे अभी चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, डोंट वरी, मैं आपका साइंस का एनालिसिस भी लाऊंगा, करंट अफेयर के सारे वीडियोस भी आएंगे, जितने भी जो पेपर के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब का एनालिसिस होगा और पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा यार पूरे 1 साल की, एकदम कंक्रीट बुक सोर्सेज के साथ। आप सभी के बहुत डाउट आते हैं यार, बहुत डाउट आते हैं, बट सीरियसली अभी क्लासेस, मेरी क्लासेस लाइव चल रही हैं, उन सब की तैयारी, उन सब में चीज़ों को देना, बच्चों को प्रोवाइड कराना, मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ यार आपको। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ तैयार करा के दूंगा, बस थोड़ा सा मुझे आपका समय चाहिए। और कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ 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 ध्यान से देखना, पूरा देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखो इसको, पहला लेक्चर मेरा गेम चेंजर का। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेक्चर 1, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में हमारे अर्थ के इंटीरियर का डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन के दौरान हम चीजों को पढ़ें, उससे पहले मैं थोड़ी सी ना आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि यार हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो उसका तरीका क्या होता है। जनरली आप देखोगे ज्योग्राफी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो पूरा एक पैटर्न क्या है, एक चार्ट क्या होता है ज्योग्राफी को पढ़ने का। तो देखो, ज्योग्राफी को ना ब्रॉडली ऐसे 4 एस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी आपको समझना होगा कि मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है,
हमें ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। तो ज्योग्राफी एक पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एक पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मेरे दोस्त इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, और चौथा है मैपिंग। ये चार चीजें, ये चार नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब जब फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे ना, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी को भी ना चार पार्ट में डिवाइड किया होता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी, अभी जो आप एनसीईआरटी देख रहे हो ना, जो आपके हाथ में है, वो बहुत ही ऐसा है कि फैली हुई है, पूरी हैफाजार्ड है, कुछ कहीं दे रखा है, कुछ कहीं दे रखा है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा ना, सब कुछ इकट्ठा करेंगे, डाटा एक जगह, जैसे आपके नोट्स में इकट्ठा है, तो वहीं पर उसको और ऐड ऑन करके एक बेहतरीन, एक हमारा जो है कंक्लूजन निकालकर तैयार करेंगे कि यार अब मैं इसे ही तैयार करूंगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी को आपको चार पार्ट में दिमाग में रखना है कि यार एक होती है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरी है ओशनोग्राफी, और चौथी है बायोजियोग्राफी, ठीक है। ये चारों चीजें आपकी जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे आप आज हम तैयार कर रहे हैं, वहां पर चैप्टर तो दे रखे हैं बट ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा है। तो वो कैटेगरी मैं आपको यहां पर बना के दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग, आपने अगर पूरा शेड्यूल देखा होगा, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी इस 1 से 2 हफ्ते में खत्म करेंगे। जिस जियोमॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, जो भी अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें ना आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। 4-5 चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी में, ये आपका यहां खत्म हो रहा होगा। देन क्लाइमेटोलॉजी में आपका पूरा का पूरा जो क्लाइमेट से रिलेटेड, हम क्लाउड्स फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी क्लाइमेटोलॉजी। ओशनोग्राफी में हमारा जो ओशन से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, टाइड्स हैं, ओशन करंट है, वो सारी चीजें ओशनोग्राफी में आ जाएंगी। और लास्ट में हमारा जो इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट होता है ना, वो बायोज्योग्राफी में आ जाएगा। अब मैं ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूं, देखो, जब भी चीज आप अगर उसको एक तरीके से एक खांचे में रखोगे नहीं ना, एक एक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे ना, तो वो चीज ना आपको बहुत बड़ी लगेगी, आपको लगेगा कि यार इतना सारा सिलेबस, इतना फैला हुआ सिलेबस। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको खांचे में डिवाइड कर रहे हैं कि यार ये ज्योमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, तो आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, जब एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, तो दिमाग में एकदम ऐसे करोगे कि आज मैं जियोमॉर्फोलॉजी ले लेता हूं, जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक है मेरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इसको मैं रिवाइज करता हूं, अच्छा ऐसे 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 करके पूरा रिवीजन हो गया, फिर अर्थक्वेक किया, फिर वॉल्केनो। तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना के चलना दिमाग में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ना आपको चीजों को रिवाइज करने में, आपके दिमाग में बैठने में बहुत हेल्प करेगा। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हुई। इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, हमारे पास सिर्फ ये 5 चीजें हैं जिस पर हमें काम करना है। एक आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, एक आपका है इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में जैसे कि हम सारे माउंटेन्स पढ़ेंगे इंडिया के, ड्रेनेज सिस्टम जिसमें हम सारी रिवर्स पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट है, और लास्ट में हमारा नेचुरल वेजिटेशन। ये 5 पार्ट में आपका इंडियन ज्योग्राफी हम लोग तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ 5-6 चीजें हैं, जिसमें आपकी पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है, सॉइल, मिनरल, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब मैंने ये चीज कल भी ओरिएंटेशन सेशन में दिखाई थी कि आपकी एनसीईआरटी 8-9 है, पर हमें वो 8-9 एनसीईआरटीज को ना इन 3 पार्ट में डिवाइड करना है बस। ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। जो नोट्स होंगे आपके, वो 2 पार्ट में होंगे, जिसमें एक में फिजिकल ज्योग्राफी, दो में आप, दूसरे में आपका इंडियन और ह्यूमन मिक्स होगा। क्योंकि ह्यूमन के बहुत ज्यादा कुछ ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत लेंदी नोट्स नहीं है, तो वो कुछ पेजेस में खत्म हो जाता है। तो ये एक पार्ट में, ये एक पार्ट में, ऐसे 2 नोट्स आपके हाथ में होंगे इस समय, ठीक है। और ये मैपिंग कैसे करनी है मैंने सब बता दिया। ये 4 चीजें हैं जो हमारा पूरा प्रोसेस होगा करने का। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको समझा दी कि यार हमारे पढ़ने का जो स्टेप है वो इस तरीके से चल रहा होगा। दूसरी चीज, यार हमारा मेन फोकस किस चीज पे होगा सर। देखो, आपका सवाल होगा, ये कुछ सवाल थे जो बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर हमारा पढ़ते समय मेन फोकस किस चीज पे होगा। सिर्फ ध्यान में रखना, आपका मेन फोकस एक होगा एनसीईआरटी पर, ठीक है। आपका मेन फोकस दोस्त एक होगा एनसीईआरटीज पर, दूसरा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और साथ में जो नोट्स आपको मैं दूंगा। ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हुए हमारे सारे लेक्चर्स तैयार करेंगे। क्यों करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्त, आपका जो पेपर बन रहा है ना, वो आपकी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चीजों को उठाकर बन रहा है। 2026 के भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। तो उन 2026 के क्वेश्चंस को जब मैं एनालाइज कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यार अभी भी ये लोग एनसीईआरटी की लाइन ही उठा रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है।
कुछ भी दूसरा सोर्स मत पढ़ना, कुछ भी दूसरा सोर्स मत पढ़ना। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक नई किताब में आपको दिखाता हूं, ये है हमारी सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी। यहां से कुछ दो तीन क्वेश्चन इन्होंने उठाने शुरू किए हैं। उसके अलावा जीसी लियोंग है। लोग शायद आपको ये सजेस्ट करते हुए मिल जाएंगे कि सर ये वाली किताब भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत कंटेंट बढ़ा लो। मेरे भाई कुछ भी मत पढ़ना। जितना मैं नोट्स में यहां दे रहा हूं वो करो, जितना मैं यहां पर आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं वो करो, और जो थोड़ा बहुत यहां इन सब बुक्स में होगा ना, इसके लिए मैं बैठा हूं। मैं आपको वो चीज हाईलाइट करके दे दूंगा अगर कुछ काम का होगा, या फिर मैं क्रॉप करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको कह दूंगा कि ये लाइन है जो नोट्स में ऐड कर लो। आपको कुछ भी फालतू नहीं करना है, अपना समय बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है। और कहां लगानी है सारी एनर्जी? मुझे लगानी है एनसीईआरटीज पर, मुझे लगानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और ये सब चीजें आपके नोट्स में जाकर कंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हम ऐसे चीजों को लेकर चल रहे होंगे। चलिए, अब मैं आपको आपका पहला टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर लेकर चलता हूं। यहां से हमारी शुरुआत होगी इस चैप्टर की, ठीक है। जुड़े हुए हो सारे के सारे? ल, सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, एक बार मैसेज में डाल दो यस सर। ठीक है, स्वराज, हर्ष, जानवी, गुड गुड गुड। आपके मैसेजेस चलते रहने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, मैं इस सेशन को बहुत एक्टिव रखने वाला हूं, ठीक है। वॉइस अपनी जो है बंद रखना, यहाँ पर जो अपना माइक है, बस मैसेजेस में मुझे रिप्लाई करते रहना। मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो, मैं शुरू कर रहा हूं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम यहां सबसे पहला टॉपिक है जो हम तैयार करेंगे। अब मेरे दोस्त, जब आपने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा ना, इस चैप्टर को ना आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। माइंड को बहुत सिस्टमैटिक वे में लेकर चलो। एक तीन पार्ट में इसको डिवाइड करना। एक पार्ट में आपको पढ़ना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या कह रहा है, ठीक है। ये एक पार्ट है, हमें इस चैप्टर का एक पार्ट बनाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पार्ट बनाना है जो हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा अर्थक्वेक। और तीसरा पार्ट है वॉल्केनो। अब यार, ये क्या करते हैं ना एनसीईआरटी वाले, जो बड़ी गलती गंदी चीज है इन लोगों की, ये क्या करते हैं कि ये सब कुछ ना, मतलब हौच पौच कर देते हैं। सब कुछ इन्होंने एक ही में भर दिया है। उसको ना ही इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर से करके दिया। जबकि आप बहुत बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था सविंदर सिंह के, इसमें आप देखोगे इनकी बहुत अच्छी चीज ये होती है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इन्होंने ना बहुत प्यारे ढंग से एक एक टॉपिक को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से डिवाइड किया है। तो हमें भी अपनी जर्नी में सिस्टम से लेकर चलना है। जैसे आज का लेक्चर हमारा रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, फिर लेक्चर टू होगा अर्थक्वेक, और तीसरा होगा वॉल्केनो, ठीक है। अब ये टाइम पर डिपेंड करेगा कि मैं ये तीनों ही यहां पढ़ रहा हूँ, या दोनों पढ़ रहा हूँ, या एक पढ़ रहा हूँ। बट आपको जब भी इस चीज को पढ़ना है, एक पढ़ोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, दूसरा पढ़ोगे अर्थक्वेक, और तीसरा पढ़ोगे वॉल्केनो। इस तरीके से इसको डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अब दोस्त, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा पहला टॉपिक है। अब मेरी बात समझो। यहां पर आप नोटिस करोगे अपनी एनसीईआरटी में सबसे पहले ये दिखा रहे हैं आपको सोर्सेस एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर। आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए कुछ सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये सोर्सेस में आप नोटिस करोगे दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक दोस्त होता है डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। मैं आपके नोट्स का भी यूटिलाइज करता हूं ताकि दिखा सकूं कैसे आपका प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। देखो, अब आपके दो टाइप के सोर्सेस हैं अर्थ के अंदर जानने के लिए ना। सोनाक्षी, ये पेन मत चलाइए, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानने के लिए ना दो दो सोर्सेस हैं, एक है डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। अब ये दो सोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान से समझो। आपका जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो 6370 किलोमीटर का है। मतलब अर्थ के अंदर जब मैं डिग करूंगा 6500 किलोमीटर, तब जाके मुझे अर्थ के अंदर की चीजें पता चलेंगी। एक सवाल हो सकता है कि सर मुझे अर्थ के अंदर की चीजों को जानना क्यों है। देखो, एक तो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, कि मुझे, हम जैसे साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर भी जानना है, सोलर सिस्टम में भी जानना है, सब कुछ जानना है, क्योंकि जानने से ही चीजें बहुत सारी पता चलती हैं। तो अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, उनका मेन कारण इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी है। तो ये चीज जैसे स्टार्टिंग में आप यहां पढ़ोगे ना, देखो ये तो पूरा वेस्ट है। यहां पर जब आप ये अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते हो ना, यहां कुछ काम का नहीं है। यहां बस एक कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है कि अर्थ का शेप कैसा है, क्या है, अर्थ किस तरीके की है। तो यहां तो इस चीज को हटा दो। मेन चीजें हमारी यहां से शुरू होती हैं, सोर्सेस एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब
जैसा कि मैंने कहा कि यार रेडियस है 6370 किलोमीटर, तो भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं डिग कर कर मैं उसको माइनिंग कर करके अर्थ के इंटीरियर तक पहुंच जाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे यहां पर दो सोर्स निकल के आते हैं, एक है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। अब इसमें फर्क क्या है? देखो, डायरेक्ट सोर्स वो हैं जिनको आप पकड़ के, जैसे कोई सोर्स है, ये मैंने ऐसे रॉक उठाई और मैं इसको एनालाइज कर पा रहा हूं, मैं इसको लेबोरेटरी में जाकर देख रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं कि अच्छा यार अर्थ के इंटीरियर ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स, जिनको उठाकर आप, जिनको टच कर पा रहे हो, जिनको डायरेक्टली आप एनालाइज कर पा रहे हो, ये डायरेक्ट सोर्स के अंदर आती है। दूसरी है इनडायरेक्ट सोर्स, जहां पर आप अनुमान लगा रहे हो कि आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया और आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अंदर की इंटीरियर की चीजें होंगी वो भी कुछ ऐसी ही होंगी। अब हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं सर? क्वेश्चन क्या आते हैं इस टॉपिक पर, तो थोड़ा सा इस चीज को देखो। मैं अभी आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं बट पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना। आपके सीडीएस 2014 में एक क्वेश्चन इस टाइप का आया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? कि सर आपको चार ऑप्शन दे दिए, अर्थ को एक वेव दे दी, वॉल्केनो दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया, अर्थ मैग्नेटिज्म दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि इसमें से अर्थ के इंटीरियर जानने के लिए कौन से डायरेक्ट सोर्स है, कौन से सोर्स इसमें से डायरेक्ट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक लिस्ट रेडी करनी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज की। ऐसी लिस्ट आप अगर नोट्स में देखोगे तो मैंने डायरेक्ट की यहां और इनडायरेक्ट की यहां बनाकर दे दी है। तो अब यहां पर समझते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। ठीक है, लिस्ट आपकी बनी हुई रखी है आपके नोट्स में। समझते हैं पहले डायरेक्ट सोर्स में सबसे पहला सोर्स क्या होगा। अब देखो, कोई भी चीज के बारे में जानना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको खोदना शुरू करूंगा, उसको माइन करना शुरू करूंगा। तो मेरा सबसे पहला सोर्स क्या आता है? सिंपल, बिल्कुल सरल, कि सर माइनिंग इज माय फर्स्ट सोर्स, जहां पर जो है हमारा डायरेक्ट सोर्स है। अब इस माइनिंग करने के बाद मैं उस रॉक को उठाऊंगा, एनालाइज करूंगा। बट अब यहां पर माइनिंग तक बात खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि सिंपल सी बात सोचो कि यार मैं कितनी गहराई तक माइनिंग कर लूंगा, मतलब मेरी पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहां पर जब इन्होंने माइनिंग करना शुरू किया ना, तो एक सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट ड्रिल इन्होंने की वो करी इन्होंने आर्कटिक ओशन में। कितनी किलोमीटर की? सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर। अब जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखना यहां कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन हाईलाइट करनी है। अपने हाइलाइटर ऑन रखो, अपनी एनसीईआरटी साइड में रखो, क्योंकि आपको भी ये हाईलाइट कुछ ऐसे ही करके रखना है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी सब ओपन करके रखो और हाइलाइटर उठा लो, जैसे जैसे मैं जो चीजें हाईलाइट करा रहा हूं, क्योंकि यही चीजें आपको दोबारा यहां पर एनसीईआरटी में आकर खोलनी है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो। अब देखो, यहां पर इस पॉइंट पर सिर्फ आपको मार्क करना है कि भाई माइनिंग है वो सोर्स जो मुझे ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट सोर्स का हिस्सा है माइनिंग। अब माइनिंग में भी कल वो एक स्टेटमेंट और बढ़ाकर पूछ सकता है कि जो डीपेस्ट माइन है वो कौन से रीजन में, वो स्पेसिफिक नहीं पूछेगा बट वो रीजन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है वो रीजन है आर्कटिक ओशन। ठीक है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर। अब सोच के देखो यार, 6370 किलोमीटर में सिर्फ आप 12 किलोमीटर की खुदाई कर पाए हो। तो मतलब अभी तक तो आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लगा। तो चलो 12 किलोमीटर तक तो माइनिंग हो गई। अब दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या आता है? तो याद रखना दूसरा सोर्स आता है मेरे दोस्त वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनो अर्थ के अंदर से इरप्ट होकर आ रहा है, उसे हम डायरेक्ट सोर्स में काउंट कर रहे हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर सिंपली जब हम एग्जाम में, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वॉल्केनिक इरप्शन को वो इनडायरेक्ट में लगाकर आ जाते हैं। तो ध्यान से समझो, वॉल्केनिक इरप्शन आपका डायरेक्ट सोर्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर से जो मैग्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो मैग्मा क्रिएट हो रहा है, जो लावा बन रहा है, जब वो पृथ्वी पर आता है, जो अर्थ पर आता है, आप उस रॉक को उठाकर स्टडी कर सकते हो और उस रॉक को स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर से जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है वहां क्या है, कैसा कंपोजिशन है, किस टाइप की रॉक्स है। तो मेरा वॉल्केनिक इरप्शन भी काइंड ऑफ डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, माइनिंग भी डायरेक्ट सोर्स है, वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट सोर्स है। अब माइनिंग की लिमिटेशन है 12 किलोमीटर तक, ये रहा। वॉल्केनो वॉल्केनिक इरप्शन की लिमिटेशन क्या है? तो यहां पर याद रखना, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। आपकी एक लेयर है मेंटल, उस मेंटल में है एस्थेनोस्फेयर। आपका वॉल्केनिक इरप्शन जितना भी होता है आपकी अर्थ पे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एस्थेनोस्फेयर है, जिसकी वजह से सारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब ये एस्थेनोस्फेयर, ये वर्ड याद रखना, एस्थेनोस्फेयर आपको बहुत सुनने को मिलेगा काम का।
और इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो एस्थेनोस्फेयर है, इसकी जो रेंज है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 400 किलोमीटर तक देखने को मिल रहा है। कितना? 400 किलोमीटर तक। अब सोच के देखो कि चलो 12 तक तो मैंने माइनिंग कर ली, 400 किलोमीटर तक मैंने वॉल्केनिक इरप्शन से मैंने जानकारी ले ली, बट फिर भी सवाल तो वही रहा कि भाई 6,500 किलोमीटर मुझे अंदर जाना है। तो यहां मेरे जो डायरेक्ट सोर्स है ना, यहां इनकी लिमिटेशन रह जाती है, ये ध्यान में रखो। तो अब यहां पर भी देखो, जैसे मैंने सारी चीजें हटा रखी हैं जो मेरे काम का है। एक मेरे लिए वॉल्केनिक इरप्शन पता होना चाहिए, और दूसरी चीज, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा। अच्छा, यहां तक तो इनके लिए मैग्मा का सोर्स नहीं इन्हें पता चला, बट धीरे धीरे स्टडीज में पता चल गया कि वो एस्थेनोस्फेयर है वो सोर्स। तो यहां मेरे 2 पॉइंट डायरेक्ट सोर्स के पता चल गए, माइनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन, और इनकी लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दी। अब आ जाओ इनडायरेक्ट सोर्स पे। अब ये इनडायरेक्ट सोर्स वो सोर्सेस है मेरे दोस्त, जिनका मतलब आप बिल्कुल कंक्रीट आंसर नहीं दे सकते, बट एक स्टडी है, एक मतलब आपका एक स्टडी, एक पैटर्न आपने बना लिया, और उससे एक अंदाजा लगा रहे हो कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा। जैसे कि पहला, आ जाओ इनडायरेक्ट सोर्स में पहली चीज क्या है। अब पहली चीज है सर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हुआ क्या, जब आपने माइनिंग करनी शुरू करी, जब लोगों ने माइनिंग करनी शुरू करी, तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम जितना अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना ही प्रेशर बढ़ रहा है, और उतना ही मटेरियल की डेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये 3 टर्म अपने नोट्स में, ठीक है, मैंने आपके नोट्स में सब दे रखा है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये 3 टर्म्स अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जैसे जैसे डेप्थ में आप जाओगे, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ेगा, ये डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यही चीज आपको यहां पर मेंशन करके दे रखा है, मैंने हाईलाइट करके दे रखा है, इसको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेगा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं, तो मेरा क्या चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, क्या टेम्परेचर गिरेगा? बिल्कुल नहीं भाई। प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, क्या प्रेशर गिरेगा? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर राइज करेगा, घटेगा नहीं। तो ये फॉल्स कर गलत गलत है, यहां फॉल्स गलत है, और यहां पर भी इन्होंने फॉल बोला है। सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है जहां पर राइज बोला है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये वाला पॉइंट, ये मैंने क्वेश्चन साइड में इसलिए लगाया। अब जब आपने इस चीज को पढ़ा होगा, तो कई बार हम पढ़ते पढ़ते ये सोचते हैं कि यार इससे क्या ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ना कनेक्ट करते हुए दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स में हमें समझ में आ गया कि यार टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस में आ गए। चलो यहां तक बात सही है। अब सर दूसरा जो पॉइंट होगा इनडायरेक्ट सोर्स में, वो होगा मिटियोर्स। मिटियोर्स, ठीक है, मिटियोर्स क्या है? कुछ नहीं है भाई, हमारे स्पेस से जो डेबरीज आकर अर्थ पे गिर रही हैं, जो गिरती हैं, उनको हम मिटियोर्स बोलते हैं। अब यहां बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि यार मतलब मिटियोर्स, मिटियोर्स कैसे आपका सोर्स हो सकता है अर्थ के अंदर जानने का, जबकि तुमने मटेरियल भी बाहर से लिया है, तुमने मटेरियल भी बाहर से लिया है, स्पेस से लिया है, और तुम कह रहे हो कि एक सोर्स है। तो इसीलिए देखो, अब यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो, मिटियोर्स एक रॉक है, उसे आप एनालाइज भी कर पा रहे हो। तो कहने के लिए तो अगर देखा जाए तो यार मैं इसे टच भी कर रहा हूं, एनालाइज भी कर पा रहा हूं, तो ये तो मेरा डायरेक्ट सोर्स में होना चाहिए। पर इसे इनडायरेक्ट सोर्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको आपने डायरेक्टली अर्थ के अंदर से नहीं निकाला है। ये कहीं से कोई डेबरी आई और उसको आपने उठाया, और आपने ये अनुमान लगाया, ये साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि जो जितने भी मटेरियल जो बना है, अर्थ बनी है, या जितनी भी जो डेबरीज बनी है स्पेस में, उन सब के बनने का जो प्रोसेस है, उन सब का जो मटेरियल है, वो लगभग लगभग सेम रहा होगा। तो यहां पर जो मिटियोर से इन्होंने इनडायरेक्ट सोर्स लिया है, वो कुछ इस तरीके से लिया है कि वो डायरेक्टली अर्थ से तो नहीं निकाला है, बाहर से निकाला है, और ये अनुमान लगाया है कि अर्थ का इंटीरियर भी कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये मिटियोर भी समझ में आ गया कि कैसे हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ जाता है हमारा, देखो 3 यहां पर और सोर्सेस देखने को मिलेंगे जो इन्होंने क्लब कर दिए एक ही जगह। वो कौन कौन से हैं? एक है सर ग्रेविटेशन, ठीक है, एक है ग्रेविटेशन, फिर है मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में आता है सीस्मिक एक्टिविटी। ये 3 और ऐसे इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड देखो, इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है जो हम साइंस में भी पढ़ेंगे, जो आपको नोट्स में भी ऐड करके रखनी चाहिए, और आपको याद भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पर कम होती है या ज्यादा होती है।
इक्वेटर पर कम होती है या ज्यादा होती है। तो इन्होंने यहां जैसे कि मेंशन कर दिया, ये आपको बस पता होना चाहिए कि इक्वेटर पर ग्रेविटी जो है कितनी होती है और पोल्स पर कितनी होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें जो मेन चीज है, जो मेन कॉन्सेप्ट है यहां पर ध्यान रखने वाला, कि ग्रेविटी आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। ग्रेविटी आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। यहां पर अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखो, ग्रेविटी का क्या लेना देना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। यहां पर जैसे ग्रेविटी जो है, कहीं मटेरियल जहां बहुत डेंस होगा, जहां बहुत घना मटेरियल होगा, वहां की ग्रेविटी अलग होगी, वहां ग्रेविटी ज्यादा होगी। जहां मटेरियल बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां ग्रेविटी कम होगी। तो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे ग्रेविटी कहीं कुछ और है और कहीं पर ग्रेविटी कुछ और है, ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम दोस्त बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ये वर्ड याद रखना, व्हाट इज ग्रेविटी एनोमली। और ये ग्रेविटी की अनोमली, जो कहीं ग्रेविटी कुछ और है, कहीं ग्रेविटी कुछ और है, इसकी वजह से हम अर्थ के अंदर की जानकारी निकाल पा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसीलिए मेरा ग्रेविटेशन भी एक इनडायरेक्ट सोर्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी निकाल पा रहे हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितना एनसीईआरटी में हमें गिवन है ना, कि जैसे ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, मिटियोर्स है, यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी है, आप बस उतना ही ध्यान रखो। अब डिटेल में जाने के लिए ना सर देखो, वही है कि पीएचडी करने के लिए हमारे पास ये भी हो सकता है कि सर अब मैं जानने की कोशिश करूं कि ग्रेविटी कर रहा है तो कैसे कर रहा है, मैग्नेटिक सोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक फील्ड से हम जो सोर्सेस निकाल पा रहे हैं तो कैसे निकाल पा रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल पूछे जा रहे हैं कि भैया कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ग्रेविटी के बारे में दो चार चीजें जो साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि पोल्स पे कितनी है, इक्वेटर पे कितनी है, वो पूछ रहा है, या फिर ग्रेविटी एनोमली जिन्होंने डेफिनेशन दे दी वो पूछ रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो सिर्फ उतना पढ़ो जितनी जरूरत है, जितना एनसीईआरटी में दिया है। अब यहां पर मोस्टली मतलब आप देखोगे लोगों का क्या करना है कि सर बहुत ज्यादा गहराइयों में चले जाएंगे। जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, यूपीएससी की डिमांड ही नहीं है, जब मेरी एनसीईआरटी इतना डेप्थ में नहीं जा रही, तो मैं क्यों जाऊं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है मेरे दोस्त सीस्मिक एक्टिविटी। लास्ट में आ जाता है क्या, सीस्मिक एक्टिविटी। अब इस पूरी जर्नी में जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, अब सर साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं अर्थ के अंदर की चीजों के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने डायरेक्ट सोर्स देखे, इनडायरेक्ट सोर्स देखे। अब लास्ट में एक सोर्स आता है सीस्मिक एक्टिविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है कि सारे सोर्स हटा दो, सिर्फ इस एक सोर्स की वजह से हमें पूरे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल जाता है। तो कभी कल क्वेश्चन पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो सर वो है आपका सीस्मिक एक्टिविटी। और इसी सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से यहां पर जो है हम अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। अब ये अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम पूरा का पूरा यहां इसकी प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां हम अर्थक्वेक यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से शुरू होगा हमारा अर्थक्वेक की स्टडी। अब अगर आप लोग कनेक्टेड हो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अब मुझे मेरा आंसर चाहिए। अब मुझे बताइए कि सर इसका आंसर क्या है। ये मेरा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा था। क्वेश्चन पढ़ो, यहां पर पूछ रहा है कि डायरेक्ट सोर्स बताइए सर अर्थ के इंटीरियर का। अब आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर, अगर सुन रहे थे मेरी बात। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी सही बता रहे हैं। ए किसी ने बोला है, देखो ध्यान से सुनो भाई, ए वाला ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी यार, जहां जरूरत होगा मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो ये रिकॉर्डेड सेशन ऐप पर चले जाएंगे, आप दोबारा से सुन लोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया, वॉल्केनो है। अब एक बार नोट्स में आ जाओ, ठीक है। एक बार मैं आपको नोट्स में भी ये चीज दिखा देता हूं। बी ऑप्शन है राइट। अच्छा, मैं बता भी देता हूं, ठीक है। किसी ने अगर आंसर नहीं किया, सिंपल सा पूछ रहा है डायरेक्ट सोर्सेस, तो डायरेक्ट में मैंने आपको बताया माइनिंग और वॉल्केनो। तो यहां पर देखोगे अर्थक्वेक वेव है। मैंने अभी क्या बताया, अर्थक्वेक वेव जो कि सीस्मिक वेव है, वो इनडायरेक्ट सोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो सर ये नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा, आंसर होगा वॉल्केनो। ठीक है, आंसर होगा वॉल्केनो टू ओनली। अब देखो यार, यहां पर जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, जैसे आपकी एनसीईआरटी होगी बिल्कुल खाली एकदम सफेद, तो उसको बहुत प्यारे ढंग से हाईलाइट करो, जैसे मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है। आपको ऐसे ही हाईलाइट करना है। और जब आप सिंपली इसको देखोगे ना, तो आप पॉइंट निकाल ही नहीं पाओगे कि यार यहां पर मेरे को सिर्फ इतने तीन पॉइंट निकालने हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी,
और आप देखोगे आपके ऑप्शंस में भी यही होंगे। आपको यहां पर एक निकालना है सिर्फ मेटियोर्स, आपको यहां पर ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी, सिर्फ इतने पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ इतने पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। सर मिटियोर्स एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। देखो गुंजन, मिटियोर्स कुछ नहीं है, बाहर से हमारे स्पेस से एक रॉक डेबरी आ रही है। देखो फोटो देखो, मैंने फोटो लगाया, एक एग्जांपल ये देखो, ठीक है। ये एक रॉक डेबरी आ रही है बाहर से हमारे स्पेस से, और वो रॉक डेबरी आकर अर्थ पर गिर जा रही है, ठीक है। अब साइंटिस्ट उस रॉक डेबरी को उठाकर स्टडी कर रहे हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं कि यार अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसा ही मटेरियल होगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है, और कुछ नहीं है यहां पर मेटियोर्स के बारे में, ठीक है। चलो, अब एक बार नोट्स में देख लो, जब आप इसको रिवाइज करोगे, ठीक है, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके नोट्स में डायरेक्ट सोर्स आपको कितना पढ़ना है। डायरेक्ट सोर्स एक तरफ दे दिया, सरफेस रॉक्स है, माइनिंग है, इसकी डीपेस्ट ड्रिल कोला आर्कटिक ओशन में 12 किलोमीटर की डेप्थ तक है, ये मैंने यहां पर प्रोवाइड करा दिया है। वॉल्केनिक इरप्शन, इतना याद रखना है, काम हो गया। इनडायरेक्ट सोर्स में आ जाओ, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इतना याद रखो कि ये इनडायरेक्ट सोर्स का पार्ट है, और कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे मैं डेप्थ में जा रहा हूं तो ये बढ़ जा रहे हैं। फिर मेट्योर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पार्ट नहीं है और ये इनडायरेक्ट सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड, सीस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, ग्रेविटेशन, ठीक है, ये आपके इनडायरेक्ट सोर्स में आ गए। मैंने ग्रेविटी एनोमली का ऑप्शन यहां पर ये भी समझा दिया कि कैसे ग्रेविटी में जो चेंजेस है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जी इज ग्रेटर नियर द पोल्स देन इक्वेटर, ये कंपैरिजन भी पूछ लेगा आपसे, स्टेटमेंट बना के, दो स्टेटमेंट बना के कल एग्जाम में पूछ लेगा कि ग्रेविटी पोल्स पर कितनी है और इक्वेटर पर कितनी है। तो ग्रेविटी जो है पोल्स पर ग्रेटर है, नियर देन इक्वेटर, और जी ऑल्सो वेरीज विद मास मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल के बेसिस पर भी जी चेंज होगा। इसी इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ये मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स अर्थ के बारे में यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। अब देखो, यहां से शुरू इन्होंने किया है अर्थक्वेक। अब इनके कहने का मतलब, इनका तो यहां से शुरू होता है मेरे दोस्त अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि जो अगला सोर्स है वो हमारा सीस्मिक वेव है। तो अब यहां सीस्मिक वेव से ना इन्होंने पूरी अर्थक्वेक की स्टडी करानी शुरू कर दी। मैं कहूंगा कि अभी हम अर्थक्वेक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हम पहले पूरा पूरा इंटीरियर पढ़ेंगे कि इंटीरियर के बारे में मुझे सर बताओ आज, फिर हम पढ़ेंगे पूरा अर्थक्वेक के बारे में, और फिर पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। ऐसे पूरा सेग्रीगेट करना है अपनी स्टडीज को, ठीक है। अब देखो, यहां मैं अर्थक्वेक अभी नहीं पढ़ूंगा, इसे बाद में पढ़ूंगा। अगर आज टाइम बचता है तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल के लिए मैंने रखा है अर्थक्वेक और वॉल्केनो। अब मैं क्या पढ़ूंगा सर? देखो, अब ये पूरी जानकारी निकालने के बाद ना, ये पूरी जानकारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थक्वेक के पूरे सीस्मिक वेव्स वगैरह सब कुछ निकालने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन निकलता है कि सर हमें पता चलता है मेरी अर्थ का स्ट्रक्चर, मेरा मेन मकसद था मेरी अर्थ का स्ट्रक्चर जानना, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब ये वाला फोटो देखो, ध्यान से इस फोटो को देखो और दिमाग में सेट कर लो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। साइंटिस्ट ने हमारे अर्थ को कुछ ऐसे करके डिवाइड कर लिया सारी जानकारी निकालने के बाद, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने अर्थ को कुछ ऐसे करके बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना दिया कि बीच में है कोर, ठीक है। देखो इस पार्ट को बोलते हैं कोर, ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं कोर। ये पार्ट आपका है मेंटल, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो बिल्कुल रेड रेड, ये रेड क्यों है? क्योंकि सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी वो यहां से हो रही है। इसके अंदर एक लेयर है एस्थेनोस्फेयर, बताऊंगा अभी उसके बारे में भी। और लास्ट में जो आप सबसे ऊपर वाली जो परत देखते हो हमारे अर्थ की, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रस्ट। ये 3 लेयर्स मुझे माइंड में याद रखनी है। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन निकल के आएंगे, इन्हीं पर बेस्ड सारा का सारा डिस्कशन होगा, जो मैं अब आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो कि क्रस्ट, अब देखो क्रस्ट में ना काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो उसको याद है वही अभी जो पढ़ाए थे वही वाला। अभी अर्थक्वेक चैप्टर स्टार्ट कर अभी क्रस्ट पढ़ा रहे। क्रस्ट यहाँ देख लो, इधर भी अर्थक्वेक पर पढ़ने से पहले क्रस्ट पढ़ाएंगे। म्यूट करो क्रस्ट यहाँ दोस्त, ये रहा आगे यहाँ से, ठीक है। म्यूट 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 म्यूट, जो डिस्कशन करना है म्यूट करके करते रहो अपना, ठीक है। सुन सुन। ठीक है, चलो। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होंगी यहां पर अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं आपकी यहाँ एनसीईआरटी से कराऊंगा, कुछ चीजें जीसी लियोंग से कराऊंगा। जीसी लियोंग उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जीसी लियोंग में क्या पढ़ना है।
सबसे पहले क्रस्ट के बारे में समझो। कुछ नहीं है मेरे भाई, क्रस्ट एक आउटर लेयर है। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक सी चीज कि क्रस्ट एक आउटर लेयर है, बाहर लेयर है एक। इसका एक कीवर्ड याद रखना, इट इज ब्रिटल इन नेचर। ये वाला जो पॉइंट है ना, ब्रिटल इन नेचर, इसको बिल्कुल हाईलाइट करो अपनी एनसीईआरटी में, ब्रिटल इन नेचर अलग से। ब्रिटल इन नेचर कहने का मतलब है कि सर ये हार्ड है, हार्ड है, बट बहुत इजीली टूट जाती है। और इसी वजह से आप देखोगे जो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, जो लिथोस्फेयर पे बने हुए हैं, वो इसी वजह से बने हुए हैं। अब यहां पर ब्रिटल कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसे इतना हल्का समझो कि आपने हाथ मारा और टूट गई, नहीं सर। ये अर्थ को बहुत बड़े लेवल पर ध्यान रखते हुए बता रहा है कि ये हार्ड तो है बट बहुत इजीली टूट जाती है, तो इसे इसीलिए बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर। अब ये ब्रिटल इन नेचर इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जहां पर इस पॉइंट पर ब्रिटल इन नेचर और ब्रिटल इन नेचर, इन्होंने एक अलग से स्टेटमेंट दिया है 2 बार ब्रिटल नेचर के बारे में। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस ब्रिटल इन नेचर पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना कि जो क्रस्ट है वो कैसा है, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो क्रस्ट बना है, जो आपका ये क्रस्ट बना है, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं सर? आपका एक तो ओशन, ओशन, और दूसरा है कॉन्टिनेंट। ये ओशन और कॉन्टिनेंट मिलकर इस पूरे क्रस्ट को बना रहे हैं, ओशन क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना, एक है ओशनिक क्रस्ट और एक है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आपसे यहां पर जो सवाल पूछा जाता है कि सर ये जो ओशनिक क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इनकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। ये जो क्रस्ट है इनकी थिकनेस कितनी है? अब देखो थोड़ा सा ना इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा। और मैं जितने ज्यादा डायग्राम आपको यहां पर दिखा सकता हूं ना, मैं उतने दिखाऊंगा ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि हम बात कैसी कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो क्रस्ट है वो आउटर लेयर है, हमारा जो क्रस्ट है आउटर लेयर है, अर्थ की जो आउटर लेयर है वो क्रस्ट है। अब आप नोटिस, आप देखते हो यार बहुत जगह कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट है पूरी की पूरी पृथ्वी पर, कुछ कॉन्टिनेंट है और कुछ हमारे ओशियन है। तो ओशियन के नीचे पाई जाने वाली क्रस्ट को हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, और जो कॉन्टिनेंट के नीचे पाई जाने वाली क्रस्ट होती है, जैसे माउंटेन है, जो पृथ्वी है, जो पूरा लैंड मास है, उसे हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके चलना। अब आपको पता होना चाहिए। अब देखो यूपीएससी क्या पूछना चाहती है, यहां से सिंपल सा सवाल है कि सर आप ये मुझे बता रहे हो कि ओशियन है, कॉन्टिनेंट है, मुझे बताओ कि यूपीएससी पूछती क्या है। तो यूपीएससी आपसे जानना चाहती है दोस्त कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें थिक कौन सी है, मोटाई मोटाई किसकी सबसे ज्यादा है, कौन सी सबसे ज्यादा थिक है। तो ध्यान रखना, फोटो में भी अगर आप देख पा रहे हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक है, और ओशियनिक क्रस्ट थोड़ी सी पतली है। अब ये कितना है, एग्जैक्ट नंबर याद रखना है हमें, कितना है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 13 किलोमीटर। मेरी स्क्रीन ब्लर तो नहीं दिख रही ना आपको? नो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है, ठीक है, ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। कहीं कहीं होगा कि हो सकता है कि ब्लर हो, तो मुझे बता देना उससे। ठीक है, तो अब देखो, अब याद रखना है कि ओशन क्रस्ट जो है हमारा वो कितने किलोमीटर का है दोस्त। तो ओशन क्रस्ट की जो हमारी जो थिकनेस है, इसको रट लो, दिमाग में सेट कर लो कि ये 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है? 30 किलोमीटर। अब देखो, पढ़ने में और बहुत अच्छे से पढ़ने में क्या फर्क होता है। मैंने अगर आपको यहां बहुत एम्फेसाइज नहीं कराया कि ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो हम क्या करते हैं कि पढ़ते 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 हुए बस इतना ध्यान रह जाता है कि यार ओशन क्रस्ट में सर ने कुछ 5 तो दिखाया था। और यूपीएससी इतनी शातिर है भाई, इतनी शातिर है, इतनी तेज है कि आप देखो उसने 5 ना देकर 15 कर दिया, इसको 15 किलोमीटर कर दिया। तो जो ऐसा होता है ना कई बार, हम क्या एग्जाम में कैसे कैसे गलतियां होती हैं, समझो इस चीज को कि गलतियां कैसे होती हैं। जब कॉन्सेप्ट कई बार रिवाइज्ड नहीं होता ना, तो बस हमें वो झलक याद रह जाती है कि यार मैंने कुछ तो पढ़ा था क्रस्ट में, और वो 5 कुछ दिख रहा था, और यहां मेरे पास 5 भी है। अब ये पता नहीं चल रहा कि वो 5 है 15 है, आप सही करके आ जाओगे। और ये गलती बहुत बच्चों ने की है, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, बट मैं यकीन दिलाता हूं अगर ये क्वेश्चन मैं आपको देता ना, आप में से आधे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जो मेन थिकनेस है ओशन क्रस्ट की, वो 15 किलोमीटर नहीं है,
बहुत चालू है यूपीएससी, बहुत चालू। 15 नहीं है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 5 किलोमीटर। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कितना है? 30 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर दी है कि 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। इसको याद रखो। देखो, मैंने अभी तक सिर्फ आपके 4 पॉइंट यहां पर निकाले हैं, वो चारों पॉइंट याद रखो। पहला कि आउटर मोस्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, ब्रिटल इन नेचर है। तीसरा है ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें आप लोग बहुत परेशान होते हो, अगर अभी आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, बट मैंने जितने प्रीवियस बच्चों को देखा है बड़े परेशान रहते हैं किस पे। ये देखो, एक क्वेश्चन पूछा है यहां पर, ध्यान से देखना। देखो, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन। इसका आंसर बताओ, मैक्सिमम डेप्थ लिथोस्फेयर की कहां मिलती है? इसका थोड़ा सा पहले मुझे आंसर करो। आईपैड अपना नाम बदल के आओ दोस्त। श्रेया मिश्रा शिवाजी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। शायद डी। अगर नहीं भी आता तो शायद करके मारो, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते। तुक्का मारो, कोई बात नहीं, गलती होगी, सीखेंगे ना यार। स्वराज डी, बहुत बढ़िया दोस्त। पूर्वी ने डी किया, रिया, सोनाक्षी, बहुत बढ़िया, डी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। अब देखो, यहां पर जो इसका आंसर है ना, वो होगा हिमालयन माउंटेन। अब यहां हमसे गड़बड़ क्या होती है ना, जैसे बहुत बच्चे मेरे साथ कभी कभी बात करते हैं कि सर, जो हमारा मैक्सिमम डेप्थ है वो तो हमारा पैसिफिक ओशन में होगा। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, और हम मरियाना ट्रेंच सबसे ज्यादा डीपेस्ट है, सबसे ज्यादा डीपेस्ट है। तो यहां पर इस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, जो लिथोस्फेयर है वो डेप्थ में तो सिर्फ पैसिफिक ओशन में होगा। ये एक लॉजिक बच्चे लगाते हैं। बट यहां, मतलब वो उस, यहां आपको उस तरीके से नहीं जाना है दोस्त। यहां पर पूछ रहा है कि लिथोस्फेयर की जो सबसे ज्यादा मोटाई है, ठीक है, डेप्थ है, जो थिकनेस है, वो कहां देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस चीज के लिए ना, इस पॉइंट को याद रखना हमेशा। यहां पर देखो, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम, इट इज एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। अब देखो, ध्यान से समझना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर का है, बट हिमालय के नीचे वो 70 किलोमीटर का है। ऐसा क्या हुआ हिमालय के नीचे? तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा दो प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट और एक यहां से इंडियन प्लेट, आपस में टकराती है। अब जैसा कि मैंने कहा, कॉन्टिनेंटल प्लेट तो 30 किलोमीटर की है, ये 30 और 35 होता है इसका एवरेज। तो 30 से 35 किलोमीटर की ये है, और 30 से 35 किलोमीटर की ये है। और जब ये आपस में टकराई, टकराई, तो इनके ऐसा डबलिंग हो गई, प्लेट की ना डबलिंग हो गई। अब इसके नीचे प्लेट ये चली गई और ये वाली प्लेट ऊपर उठ गई, और यहां बन गए हमारे हिमालयन माउंटेन। तो यहां ना आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ, और दो कॉन्टिनेंट के आपस में यहां पर लिथोस्फेयर को हमने कैलकुलेट किया। तो 35 यूरेशियन का, 35 इधर इंडियन का, मिलाकर हो जाता है हमारा 70 किलोमीटर। तो ये वाली चीज याद रखना, सबसे ज्यादा थिक आपका जो लिथोस्फेयर है वो हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां से निकलता है। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजन ऐसा नहीं है। आप बहुत जगह इसके आंसर भी चेक करोगे ना वेबसाइट्स पर, तो लोगों ने पैसिफिक ओशन डाल रखे हैं, बट पैसिफिक नहीं है, हिमालयन होगा, याद रखना। उसके बाद एक एक चीज ये वाली याद रखो। ये वाली याद रखो, क्या है ये? अर्थ क्रस्ट इज द थिनेस्ट। अब देखो, आपने सबसे ज्यादा ये तो जान लिया कि सर हिमालयन माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा थिकेस्ट है। अब ये बता दो कि थिनेस्ट कहां पर है। तो ध्यान रखना, जहां पर अर्थ क्रस्ट बन रहा है, बिल्कुल नया फ्रेश तैयार हो रहा है, वहां वो बिल्कुल नया होगा, यंग होगा, थिनेस्ट होगा। भाई जहां चीज तैयार हो रही है वहां वो उसकी लेयर बहुत पतली होगी। तो ये चीज देखने को मिलती है मिड ओशनिक रिज में। मैं जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा ना, आपको आपको बताऊंगा कि कैसे ओशनिक क्रस्ट यंग होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओल्ड होता है, और ये मिड ओशनिक रिज के अंदर बन रहा होता है। तो याद रखना, मिड ओशनिक रिज वो एरिया है जहां पर अर्थ क्रस्ट बन रहा होता है, ठीक है, और ये थिनेस्ट होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यहां तक चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। बस मैं उम्मीद करता हूं कि पता ही होंगे, जहां कुछ थोड़े से तिगड़म यूपीएससी ने लगाए होंगे ना, तो वो मैं आपसे पूछूंगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट लेयर। अब सारी लेयरों में सबसे थिनेस्ट आपको फोटो में भी दिख गया, भैया क्रस्ट है जो सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है। ठीक है, कितनी पतली है मैंने आपको बता दिया कि 5 ओशन है, और कॉन्टिनेंट पर 30 किलोमीटर है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है।
इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए के 1 2024 में, जो कि मैं नहीं कर सकता। यहां कह रहा है कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में ओशनिक क्रस्ट हैवी है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैवी है। इस बारे में तो कोई जिक्र हमारा यहां हुआ ही नहीं। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को शायद गलत कर जाऊं, अगर मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। और एक अंदाजा क्या कहता है कि यार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ज्यादा थिक है, 30 किलोमीटर अभी देखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा भारी होगा। और ओशियन तो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, तो ओशियनिक क्रस्ट हल्का होगा। तो ये मिसकंसेप्शन साइड करो। इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहां? जीसी लियोंग से। तो मैं आपको यहां पर जीसी लियोंग भी तैयार करा रहा हूं, ठीक है। जीसी लियोंग में एक चैप्टर है मेरे दोस्त, अर्थ क्रस्ट। जीसी लियोंग में एक चैप्टर है अर्थ क्रस्ट। अब इस अर्थ क्रस्ट के चैप्टर में इन्होंने काफी सारी चीजें एक चैप्टर में दे रखी है, बट हमारे लिए जो अभी के लिए समझना है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें इतना पढ़ना है अभी के लिए। अब यहां पर आप देखोगे इन्होंने दो पार्ट में अर्थ के जो स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं यहां से ना पढ़ा के नोट्स में लेकर चलता हूं, क्योंकि नोट्स में ना मैंने ये सारा चीज दिया हुआ है, तो नोट्स में आप थोड़ा सा इजीली इसको पकड़ भी पाओगे। नोट्स में आ जाओ मेरे साथ। वो पेज मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि जीसी लियोंग की चीजें भी ना मैंने आपके यहां पर नोट्स में प्रोवाइड करा दी है, ये ध्यान में रखना। चलो देखो, अब यहां पर जैसे क्रस्ट है, मैंने क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है ओशनिक क्रस्ट जो आपको याद रखना है, दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट कितना? 5 किलोमीटर का है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका 30 किलोमीटर का है। अब जो जीसी लियोंग से इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की है वो याद रखना। एक तो कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए कि ओशियन क्रस्ट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, कौन से मिनरल से बना हुआ है। तो दो मिनरल सबसे मेन है, एक है आपका सिलिका और दूसरा है मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम, इसे हम कहते हैं, इसका एसआई और इसका एमए, इसे कहते हैं सर सीमा। सीमा भी बच्चे अक्सर बोलते हैं, तो इसे आपको याद रखना है सीमा से। ऐसे ही आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर है, ये हमने देख लिया। 70 किलोमीटर हिमालय के नीचे है, ये मैंने बता दिया। जीसी लियोंग से उठाई इंफॉर्मेशन की कंपोजिशन क्या है? सियाल। सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस में एल्यूमिनियम, तो इसे सियाल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ओशन क्रस्ट में रॉक देखने को मिलती है वो है बसाल्टिक रॉक। एनसीईआरटी में नहीं दी है, जीसी लियोंग में दी है। ये पक्का यहां से कोई ना कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, कंफ्यूज कर देगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि ओशन क्रस्ट जो है बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, ये बसाल्टिक इन नेचर है, ठीक है, बसाल्टिक। और जो आपका कॉन्टिनेंटल है वो ग्रेनाइटिक इन नेचर है, ग्रेनाइट रॉक यहां देखने को मिलती है, ये ध्यान में रखना। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर हैवी कौन सी है, जिस पर क्वेश्चन पूछा था वो बताओ। तो ध्यान रखना, ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है। ध्यान रखना, ओशनिक क्रस्ट ज्यादा हैवी है। अब यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लेंथ में फैली हुई है, और आप कह रहे हो कि सर वो हल्की है। तो भैया यही कंक्लूजन है साइंटिस्ट का, आपको पता होना चाहिए ये चीज कि ओशनिक क्रस्ट ज्यादा हैवी है, ज्यादा डेंस है। तो कल अगर जैसे क्वेश्चन अभी यहां पर इन्होंने पूछा, देखो यहां पर ये क्वेश्चन इन्होंने जैसे पूछा, आप नोटिस करोगे कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओशियन क्रस्ट इज हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, याद रखना, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आंसर अभी मुझे आंसर करके बताओ, आप में से कितने बच्चे इसका आंसर अभी कर सकते हो? आंसर करके बताओ। थोड़ा पढ़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लो, आराम से पढ़ो और समझो इसको। कोई बात नहीं जितिन, मैं अभी बताऊंगा। नहीं भी आता लिख दो, डोंट डोंट नो, मैं बताऊंगा। डी वाले बच्चे जो आंसर कर सकते हो करो, मैं गलती बताऊंगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं पूर्वी, अभी मैं बताऊंगा। अब देखो, जिसने आंसर बी किया है या डी किया है या नहीं आता, ध्यान से समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओशन क्रस्ट इज हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये चीज के पीछे का जो लॉजिक है मैंने बता दिया कि ओशन क्रस्ट हैवी होगा, यहां कभी कोई गलती मत कर देना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ की इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल। जब भी बात वॉल्केनो की आए, हीट की आए, याद रखना आपको सिर्फ मेंटल याद रखना है। आपका जो मेंटल, जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, क्रस्ट के बाद वाली जो मेंटल वाली लेयर है,
सारी जो हीट है ना सब वही है। और मैंने जो फोटो दिखाया था उसमें भी आप देखोगे पूरा लाल हो रखा था मेंटल। ठीक है, और बहुत स्पेसिफिक अगर बात करूं ना तो एस्थेनोस्फेयर है। अभी जब मैं मेंटल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एस्थेनोस्फेयर वो जगह है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखना, बहुत चतुराई यूपीएससी दिखाने की कोशिश करती है। कह रहा है कि लार्ज कन्वेक्शन सेल इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। अब देखो ये कन्वेक्शन सेल क्या होता है, सर्कुलेशन बेल्ट क्या होती है, ये प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे। बट मैं एक चीज बताता हूं कि जब मैंने कहा हीट की बात आए तो आपको याद रखना है वो मेंटल के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, सारा वॉल्केनो का जो मटेरियल है वो वही है मेंटल में। बट ये कितने चालू बन रहे हैं, इन्होंने देखो छुपके छुपके से यहां क्या लिख दिया, यहां लिख दिया लार्ज कन्वेक्शन सेल इन दी क्रस्ट। देख रहे हो ये वाला इन्होंने जो क्रस्ट लिख दिया कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, छुपके से या साइड में मेंटल की जगह क्रस्ट लिख के आ जाता हूं। तो यूपीएससी जानती नहीं कि भैया हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट यहां इन्होंने जो क्रस्ट लिखा वो इस पॉइंट को पूरा गलत कर देता है। यहां अगर मेंटल कर दिया होता ना तो ये पूरा स्टेटमेंट सही होता थर्ड। इस वजह से आंसर आपका बी होगा, 1 और 2 3 नहीं होगा। बोलो मजा आ गया, समझ में आ गया? ओके बोल दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया जो नहीं समझ पाए थे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इससे रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ा और आप इस जैसे सारे क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो गए, नहीं। कई कई सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ना सारी की सारी नॉलेज सिंक होती है, वो जुड़ती है और फिर एक आंसर निकल के आता है। बट मैं अभी भी आपको वैसे कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं ताकि आप याद रखो उनको। ठीक है, ताकि आप याद रखो। अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला देखो, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, एक सेकंड देना बस। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वाला क्वेश्चन जो है अभी शायद ब्लर नहीं हो रही होगी, डोंट वरी, मैं ठीक कर दूंगा, अगर कहीं भी ब्लर हो ना तो मुझे बता देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 है। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो आप में से बच्चे, मैं इसका आंसर बता दो जो जानता है। वैसे सिंपली ओशनिक क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गुड गुड। नहीं भी आता कोई बात नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है देखो, ये पहला स्टेटमेंट मैंने अभी बताया कि ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। ये बात ध्यान में रखना, ये हम पढ़ेंगे कहां, जब मिड ओशनिक रिज पढ़ेंगे, जब हम ओशन के अंदर जाकर बात करेंगे तो मिड ओशनिक रिज में हम ये चीज देखेंगे कि जो ओशनिक क्रस्ट है ना वो यंगर है। ये स्टेटमेंट अभी के लिए ध्यान में रखो। यहां नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, बट ये क्वेश्चन आया है, मैंने इसलिए आपको यहां पर दिया, तो ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है कि जो ओशनिक क्रस्ट बन रहा है वो क्रेस्ट के जो मिड ओशनिक रिज है उसके दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें दोनों में बराबर है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। नहीं समझ में आया, नहीं याद रह रहा, कोई बात नहीं, बस मैंने आपको कराया, इतना याद रखो कि सर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था। क्योंकि जब ये मेन क्वेश्चन में जब जिस जगह होगा ना वहां पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बस आपके एक हिंट डाल दिया दिमाग में। ठीक है, इसका आंसर सी है। अब देखो क्रस्ट मैंने आपको तैयार करा दिया, एनसीईआरटी से भी करा दिया और मैंने जीसी लियोंग से भी करा दिया। एनसीईआरटी में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी थी, जीसी लियोंग में इसकी डेंसिटी के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था और ग्रेनाइट और बसाल्ट का पॉइंट था जो आपके नोट्स में इंक्लूड हो गया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ मेंटल पे, अब दूसरा आ जाओ मेंटल। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। सबसे पहली चीज याद रखो कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, जो बॉर्डर है, यहां पर भी बॉर्डर है। ठीक है, यहां पर भी बॉर्डर है। तो क्या है उस बॉर्डर का नाम? तो यहां बॉर्डर का नाम है सर मोह डिसकंटिन्यूटी। 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। मैं डिसकंटिन्यूटी आपको ये पूरा जब खत्म कर दूंगा उसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, वो मैं बताऊंगा। अभी याद रखो मोह डिसकंटिन्यूटी आपके क्रस्ट और आपके मेंटल को डिवाइड करता है, उसका बॉर्डर है। अब जो ये मेंटल है उसका जो डेप्थ है वो कितना है ये भी ध्यान रखो, 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जाता है। ठीक है, मेंटल आपका। अब जैसा कि मैंने कहा मेंटल का जो अपर पार्ट है, अब देखो यहां पर ना कई सारे डिवीजन देखने को मिलेंगे। जब अब ये मान लो मेंटल है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला मेंटल है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, देखो ये मान लो
ये मैंने सिर्फ मेंटल बनाया, ठीक है, मेंटल। अब इसमें एक पार्ट होगा अपर मेंटल पोर्शन, ठीक है, ये मेंटल का सबसे अपर पार्ट होगा। इसके नीचे होगा एक और पार्ट, ये भी मेंटल के अपर, मतलब ऊपर का ही पार्ट होगा, बट इसे हम कहेंगे दोस्त एस्थेनोस्फेयर। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये अपर पार्ट। देखो एस्थेनोस्फेयर के साथ अपर पार्ट लगा होना जरूरी है। ये अपर पर मैं फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी यहां लोअर लिख देती है बहुत जगह, और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा बना देगी कि आपको लगेगा कि यार सही तो कह रहा है, बट जब भी कहे कि वो लोअर लोअर में काउंट करे ना, तो गलत है। एस्थेनोस्फेयर आपके मेंटल के अपर पोर्शन में देखने को मिलता है, तो ये आपका एस्थेनोस्फेयर है। ये वही है जहां से पूरा का पूरा जो मैग्मा है निकल के आ रहा है। और ये कितना है, ये 400 किलोमीटर की रेंज में है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ठीक है। हट गया यार, ठीक है। ये आपका एस्थेनोस्फेयर है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये सर लोअर मेंटल है, ये कुछ काम का है नहीं। मेन जो चीज पढ़ने वाली है वो एस्थेनोस्फेयर है, और बाकी आपको डिवीजन पता होना चाहिए। आ जाओ अब कैसे कैसे क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये चीज हमने यहां पर एनसीईआरटी में भी देख ली कि द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, ये मैंने बता दिया। अब एस्थेनोस्फेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि ये वीक जोन है, मतलब ये एस्थेनोस्फेयर का मतलब ही होता है वीक। तो कहीं पर भी ऐसा टर्म कुछ घुमा देना कि एस्थेनो मतलब स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, नहीं, वीक होता है। और ये कितने कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, इट कंसिडर टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 400 किलोमीटर तक, ठीक है। यहां तक चीजें सही हैं। अगर सही है, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं देख लेता हूं कि आप कर पाओगे या नहीं। हाँ, देखो, अब एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीबीआई डीएसपी 2023। जो बच्चों को डाउट होगा कि सर कुछ ही टाइप के आप क्वेश्चन लेते हो, देखो यार मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्जाम यूपीएससी ने कराया हो, चाहे वो 2026 का क्यों ना हो, सब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस। पीवाईक्यू की टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। इसका आंसर बताओ, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैंने अभी जो एस्थेनोस्फेयर बताया, क्वेश्चन करोगे, माइंड में हिट करोगे, तो शायद वो चीजें धीरे धीरे याद होंगी। नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, दोबारा लेक्चर देखना, तिबारा देखना, समझना, नोट्स पढ़ना, ये सारे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। ट्राई करो यार, अटेम्प्ट करो, ठीक है। लाइव इसीलिए कर रहे हैं, चाहता तो मैं रिकॉर्डेड डाल देता, पर लाइव इसलिए कर रहा हूं कि आप इंटरेक्ट करो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया शिवाजी। जतिन सहगल सी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका सही आंसर बताऊंगा जतिन। ध्यान से सुनना जतिन तुम। शाहिल तुम भी ध्यान से सुनना। साक्षी बढ़िया। सिमसन बहुत सही। रिया, रिया मैं जब आंसर बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। मार्क करो यार, आंसर मार्क करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करो। कोई है और? बहुत बढ़िया। सही है, ठीक है। अब देखो, जिसने सी मार्क किया है ना, वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें गलती यार ऐसे पता चलती है जब हम क्वेश्चन लगाते हैं। अभी मैंने पढ़ा दिया ना कि एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल में है, लो अपर वाले पार्ट में, आपने सुन लिया। और खोपड़ी ऐसी है कि भाई सुन लिया तो वो एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। जब तक उस पर हिट ना करो ना। अब जब आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आपने सोचा होगा इसके बारे में, अब यहां पर गलतियां करी होंगी, तो देखना ये चीज कैसे याद रह जाती है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर क्रस्ट टू द अपर मेंटल। सिंपल याद रखो, एस्थेनोस्फेयर का क्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्रस्ट वो वाला पार्ट था जहां हमने उसे कॉन्टिनेंट और ओशियन क्रस्ट में डिवाइड किया, वहां क्रस्ट खत्म हो जाती है, आपको क्रस्ट का कोई लेना देना नहीं। एस्थेनोस्फेयर मेंटल में शुरू होती है, याद रखना, मेंटल। तो जब भी मेंटल कहेगा, तब आपको एस्थेनोस्फेयर को करेक्ट करना है। जब वो क्रस्ट कह रहा है तो गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लोअर क्रस्ट नहीं होगा यहां पर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर टोटली मेंटल का पार्ट है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, याद रखना, सही है। उसके बाद, इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। मैंने जैसा कि बताया, सारा का सारा जो मैग्मा का प्रोसेस है, जितना वो जो वॉल्केनो का जो काम ताम झाम है ना, वो सारा यहीं 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 बसा हुआ है एस्थेनोस्फेयर में। तो ये एस्थेनोस्फेयर को याद रखो कि जितना वॉल्केनिक मटेरियल निकल के आ रहा है मैग्मा का, वो इस एस्थेनोस्फेयर से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। जिसने सी मार्क किया, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं कि गलती कहां करोगे तुम लोग, ठीक। अब एक ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, ठीक है।
हाँ चलो अब इसका आंसर करो। हालांकि इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, मैं पढ़ाऊंगा, बट ट्राई करो इसको। स्वराज, बहुत बढ़िया। शिवाजी, ध्यान से सुनना जब मैं पढ़ाऊंगा, अटेम्प्ट करो, कोई बात नहीं। देव माल्या, ठीक है। मैं अभी इसका आंसर बताऊंगा तो ध्यान देना। साक्षी आप भी ध्यान देना। बढ़िया बढ़िया, गुंजन बहुत अच्छे, सोनाक्षी बहुत अच्छे, रिया बहुत अच्छे, इस बार आंसर सही दिया है। पुलकित गुड, जानवी गुड, प्रियांशु गुड, कनिका वेरी गुड। धीरे धीरे आप सबके नाम रट जाएंगे मुझे, और मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस में मुझे पता रहे कि कौन कैसा चल रहा है, किस पे मुझे कितना काम करना है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। सिंपल सी बात समझो, मैंने कॉन्सेप्ट अधूरे छोड़े हुए हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बीच में क्वेश्चन पूछूं, उन क्वेश्चनों के साथ आपका जो है लेक्चर लेकर चलूं, और फिर वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूं। तो गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, गलत होने दो, बट इस पूरे सेशन के बाद सारे क्वेश्चंस आप सही करने के लिए कैपेबल होगे, मेरी गारंटी है। अब देखो, सबसे पहली चीज याद रखना, जब भी एग्जाम देने जाओ, पहले जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना है। देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तुरंत नोट पर सर्कल करो। ये पहली गलती होती है जो बच्चे करते हैं, तुरंत नोट पर सर्कल करो। कह रहा है कि अब मुझे नोट बताना है, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं बताना है। मुझे लगता है बहुत से बच्चे जो ए बता रहे हैं ना, वो इसीलिए बता रहे हैं कि उन्होंने नोट नहीं पढ़ा होगा। तो पहले में कह रहा है कि द प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज मोहोवरिक डिसकंटिन्यूटी। मैंने सारी डिसकंटिन्यूटी बेशक नहीं पढ़ाई, बट इतना जरूर बताया कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करता है आपका मोह डिसकंटिन्यूटी। बिल्कुल सही है, ये मार्क किया इधर। सही वाला आप इधर मार्क करोगे, क्योंकि अगर इधर मार्क कर दोगे ना, तो आप भूल जाओगे कि उसने नॉट पूछा है। आप ये मार्क देखोगे, आप अपने आंसर कॉपी में सर्कल करके आ जाओगे ए ऑप्शन। तो मार्किंग भी उस समय ध्यान रखनी है कि किधर करनी है, ठीक है। तो इधर मार्क मत कर देना गलती से भी, इधर मार्क करके आओ, क्योंकि इधर करोगे वो जो सही होगा, और नॉट करेक्ट में जो सही होगा हम वो मार्क करेंगे इधर। दूसरे में कह रहा है कि द मेंटल कंटेन मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेटीरियल मास ऑफ द अर्थ। इसकी जानकारी नहीं दी हुई है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में। अब ध्यान से समझो, मैं क्यों बोलता हूं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी जरूरी है। अब ये इंफॉर्मेशन आप देखोगे ना, ये जो बी ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, इनकी इंफॉर्मेशन 11th में है ही नहीं। मेरे साथ चलो 7th क्लास में, मैंने इस चैप्टर को 7th क्लास से पढ़ने के लिए भी बोला होगा। तो 7th क्लास में चैप्टर 2 है इनसाइड अवर अर्थ। अब इस चैप्टर में आप देखोगे, पहले तो बेसिक सी चीजें दी हुई हैं, जो हमने पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, बस देखते हुए निकलेंगे। तो इन्होंने बताया है कि भाई क्रस्ट है, क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। 35 किलोमीटर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और 5 किलोमीटर ओशियन है। अब देखो, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, वहां 30 दिया हुआ है, यहाँ 35 दिया हुआ है, तो एक एवरेज लेकर चलो कि 30-35 होता है। 30-35 होता है। फिर यहां बता दिया इन्होंने, एक सीमा है, एक सियाल है, ठीक है। तो ओशन सीमा है, कॉन्टिनेंटल सियाल है, ये सब हम बात कर चुके हैं सीमा और सियाल पे। फिर उसके बाद बता दिया कि 2900 2900 किलोमीटर की डेप्थ पर आपका पूरा मेंटल पार्ट है, ठीक है, जिसमें एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलता है। उसके बाद ये यहाँ पर ये कोर की बात करेंगे, जिसमें आयरन और निकल देखने को मिलता है। यहां आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म हो जाता है। अब यहां आप एक बॉक्स देखोगे, डू यू नो का, ये वाला, ये है बड़ा कमाल का बॉक्स। यहां पर जो काम की चीज है, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या कह रहा है? द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, एंड 15% ऑफ द कोर। जब भी कहे कि यार मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा जो मटेरियल है, सबसे ज्यादा जो बनावट है, वो किस में कितना मटेरियल लग रहा है बनाने में, तो याद रखना मेंटल, मेंटल का वॉल्यूम, अर्थ जो अर्थ का जो वॉल्यूम है ना, वो मेंटल सबसे ज्यादा कंसिस्ट करती है। कितना? 84% कंसिस्ट करती है। क्रस्ट सबसे कम मटेरियल से बना हुआ है। सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है 15% मेक द कोर। ये चीज याद रखना, ठीक है। यहीं से आपका वो क्वेश्चन सही होता हुआ नजर आएगा। अब इसके साथ साथ मैं एक दो इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगा। देखो, ये वाला पॉइंट मैंने यहां पर ऐड कर लिया था अपने बुक में, ठीक है। अब यहां से ना दो क्रक्स ऐड करो, ये मैंने तुम्हारे नोट्स में बना दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा, बस देखो ध्यान से।
एक तो अर्थ का वॉल्यूम का पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए तुमको, कि मेंटल का जो सबसे ज्यादा, मेंटल सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद कोर कर रहा है, और लास्ट में कर रहा है क्रस्ट। क्रस्ट सबसे कम है, फिर कोर है, फिर मेंटल है। माइंड में सेट कर लो वॉल्यूम। जब बात डेंसिटी की होती है कि कौन कितना डेंस है, वॉल्यूम बेशक मेंटल का ज्यादा है पर भारी कितना है, ठीक है, डेंसिटी कितनी सबसे ज्यादा किसकी है, तो कोर आएगा हाईएस्ट पर, फिर आएगा मेंटल, और फिर आएगा क्रस्ट। ये क्रोनोलॉजी याद रखना, कुछ नहीं पता कि कल दो ऐसे स्टेटमेंट बनाकर दे दे या सीक्वेंस लगवा ले। और यहां पर भी आप देखोगे यही नॉलेज यहां अभी हेल्प करेगी। कैसे? कह रहा है कि मेंटल कंटेन मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेटीरियल मास ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बोला? मेटीरियल वॉल्यूम मास ऑफ द अर्थ कह रहा है ना, तो मेंटल हमने देखा था 84% है, 2/3 से ज्यादा ही है, तो बी भी मेरा बिल्कुल सही है, मेरा बी भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ द हैवीएस्ट मैटर ऑफ द अर्थ। अब देखो वो जो दो चीजें मैंने बताई थी, कि बेशक मटेरियल ज्यादा है मेंटल का, बट डेंसिटी उसकी जो हैवीनेस है वो कोर की सबसे ज्यादा है। तो मेरे भाई सी वाला जो गलत हो जाता है इस तरीके से, पॉइंट सी गलत हो जाता है। और डी कह रहा है कि द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज द सॉलिड स्टेट। ये मैं अभी बताऊंगा कि कोर का जो सबसे इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है। यूं मेरा सी नॉट करेक्ट होगा। समझ में आ गया तो बताओ, मजा आ गया तो ये भी बता दो। इस तरीके से पढ़ के मजा आ रहा है बता दो कमेंट सेक्शन में प्लीज, टेक्स्ट मैसेज में। समझ में आ गया? देखो पूरी जान लगा के मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज कोशिश करना, अपने एफर्ट भी लगाना। ये पढ़ने के बाद मैं चाहता तो यार ये क्वेश्चन सीधे आपको क्विज में दे देता, फिर आपकी जिम्मेदारी कि आप इसे सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास में आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ, ताकि गलतियां कहाँ हो रही हैं, कैसे हमें किस पे काम करना है वो आपको पता रहे। ठीक है, चलो ये इंफॉर्मेशन जो है ना मैंने आपके नोट्स में कहाँ दी है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं ताकि आप इसके लिए परेशान ना हो। ये देखो यहां पर ये देखो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मेंटल, कोर, क्रस्ट, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये मैंने यहां पर दे दिया है। तो ये दो पॉइंट याद रखोगे, हो गया मेरा काम। अब देखो मैंने मेंटल भी कर लिया, मैंने क्रस्ट भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से कर रहा हूं, एक एक चीज बिल्कुल खोद के निकाल रहा हूं। उसके बाद आ जाओ यहां। हम्म, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और रह गया मेरा मेंटल का, लिथोस्फेयर। अब ये वर्ड एक आया हमारा नया, लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर को भी बड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लैरिटी रखना माइंड में कि लिथोस्फेयर होता क्या है। लिथोस्फेयर आपका दो लेयर को बन के कहा जाता है। लोगों को अक्सर लगता है कि लिथोस्फेयर मतलब क्रस्ट होता है, नहीं। लिथोस्फेयर आपका क्रस्ट वाला पार्ट, और जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अपर मोस्ट मेंटल, ये दोनों मिलाकर ना, पूरा का पूरा ये दोनों मिलाकर लिथोस्फेयर कहलाता है। कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। बहुत बच्चे देखे हैं कि सर क्रस्ट इज, मतलब क्रस्ट को लिथोस्फेयर समझते हैं वो। लिथोस्फेयर में मेंटल का अपर पार्ट भी इंक्लूडेड है। डायग्राम थोड़ा सा देखो, आपकी बुक में दे भी रखा होगा। ये देखो यहां बहुत इन्होंने हौच पौच करके बना रखा है, बट ठीक है समझ में आ रहा होगा कि ये रहा मेरा क्रस्ट वाला पार्ट, और उसके बाद मेरा मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, और इन दोनों को मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, लिथोस्फेयर। क्रस्ट एंड अपर सॉलिड मेंटल, ठीक है, ये बात सही है। और इसी के नीचे आपका आ जाता है स्टेनोस्फेयर। अब यहां से थोड़ा सा मैं बस आप 1-2 मिनट में चीजों को और बता रहा हूं, कि कल जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो ध्यान से समझना, ये दो वर्ड हैं, एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज लाइक अ सॉलिड प्लेट जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है। एस्थेनोस्फेयर एक जेली मटेरियल है, जेली मटेरियल, ठीक है, जो वीक है, जहां से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आप आगे देखोगे प्लेट टेक्टोनिक में, आपकी जो लिथोस्फेयर है ना वो इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे चल रही है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे टेक प्लेट जो है घूम रही हैं, क्या एविडेंसेस हैं, वो सारी चीजें मैं वहां बताऊंगा। बट अभी ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? लिथोस्फेयर समझ में आ गया? इस पर ना 2-3 टाइप, मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट पर ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिथोस्फेयर क्या कंसिस्ट करता है, लिथोस्फेयर को डिस्क्राइब करो, लिथोस्फेयर कौन सी टाइप की लेयर को मिक्स करके बना है। तो अगर आपको यह समझ में आ गया, कीबोर्ड चलाओ और लिखो यहां पर कि सर मुझे लिख कर बताओ, क्योंकि इन तीनों का आंसर एक ही है, तो मैं तीनों के आंसर नहीं पूछ रहा हूं, अब लिख के बताओ कि आपको कीबोर्ड में कि लिथोस्फेयर किन दो मटेरियल से बना है। याद रहेगा, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। गुड 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 गुड।
शिवाजी नोट्स मिल चुके हैं दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप में अगर ऐड नहीं हो तो बता देना, वहां पर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। नोट्स किसी को खुद के नहीं बनाने हैं, मैं जो दे रहा हूं वो बनाओ और साथ में वैल्यू एडिशन करो जहां मैंने कुछ मिस कर दिया है। बहुत बढ़िया। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सेशन खत्म होते होते सब चीजें याद हो जानी चाहिए, ऐसे ऐसे तैयार करेंगे। ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, गुड। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है ज्योति, हॉटनेस की क्रोनोलॉजी में जो हमारा मेंटल है वो सबसे ज्यादा हॉट रहेगा। ठीक है, और क्रस्ट तो मतलब हॉट होने का मतलब ही नहीं बनता। ये वाली चीज समझ में आ गई। अच्छा, रेंज भी याद रखना 10 से 200 किलोमीटर। अब यहां मेरा पूरी तरीके से मेंटल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ कोर वाले पार्ट पर। अब ये कोर वाला तो हल्का सा पार्ट है। ठीक है, अब कोर में द कोर मेंटल। अब देखो कोर को भी ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है सर इनर कोर और एक है आउटर कोर। इसका डायग्राम मैंने अगर लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे इसमें ही देखो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा कोर पार्ट है, ये कोर है। अब ये कोर ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो बीच में जो कोर है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला सॉलिड पार्ट है, कोर का सबसे सॉलिड पार्ट है। ठीक है, कोर का सबसे सॉलिड पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना कोर का, ये वाला लिक्विड पार्ट है। ठीक है, ये वाला लिक्विड पार्ट है। ये दो पार्ट आपको याद रखने हैं। कोर में बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, बस सिंपल सा आपको कोर का ये दो पार्ट याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि मतलब लिक्विड स्टेट है बाहर का और इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। उसके बाद द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय द निकल एंड आयरन। एक ये वाली लाइन याद रखनी है कि कोर बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है, और बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है और मेनली जो है निकल और आयरन से बना हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना है कोर के बारे में। जैसे हम नाइफ भी बोल देते हैं, तो कोर में इससे इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, एक बार मैं आपके नोट्स और दिखा देता हूं कि नोट्स में कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है तो वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, ब्रिटल इन नेचर है, थिनेस्ट लेयर है, लीस्ट डेंसिटी है। ये ओशन और कॉन्टिनेंट में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोर डिसकंटिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ये भी मैंने आपको बता दिया। मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर और लोअर। अपर में आपका एस्थेनोस्फेयर आ जाता है, ये लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं है, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मैग्मा का मेन सोर्स है। फिर लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को मिलाकर बना हुआ है। थिकनेस थिकनेस इसकी 10 से 200 किलोमीटर है। बस मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि नोट्स में सब कुछ कवर है जो हमने अभी सारा डिस्कस किया। उसके बाद कोर पार्ट इनर मोस्ट है, डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है, कंपोजिशन निकल प्लस आयरन, इसका कंपोजिशन नाइफ से बना हुआ है, और आउटर कोर आपकी लिक्विड है, इनर कोर आपकी सॉलिड है। अब अगर ये एक बॉक्स मैंने अलग से बना दिया कि मान लीजिए कल पूछता है कि सॉलिड स्टेट में कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी लेयर सॉलिड स्टेट में है, तो लोअर मेंटल और इनर कोर आपकी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और लास्ट में एक कंक्लूजन ऐसे भी ऐड कर दिया कि मटेरियल अगर पूछ ले कि ओशिनिक क्रस्ट सीमा से बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से, और कोर नाइफ से, तो ऐसे कंक्लूडिंग ऐसे फैक्ट ना साइड में बनाते हुए चलना। हालांकि आपके नोट्स में है, बट ऐसी चीजें इस तरीके से ऐड करते हुए चलो, क्योंकि वो कंपैरिजन बहुत पूछती है यूपीएससी। यहां तक चीजें हो गई, ये भी हमने चीज पढ़ ली। ऑलमोस्ट मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में सब कुछ जान लिया जो मेरे लिए जरूरी था। लास्ट में बचती है एक डिसकंटिन्यूटी, एक ये छोटी सी डिसकंटिन्यूटी और मैं आपको तैयार करा देता हूं। फिर आपका ये वाला जो टॉपिक है ना वो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड देखो, ये 5 डिसकंटिन्यूटी हैं जो मुझे मेजरली याद रखनी है। 5 डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सी है? पहली है सर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी, तीसरी है रेपिथी डिसकंटिन्यूटी, चौथी है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और पांचवी है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। अब बस इतना याद रखो कि ये किस किस लेयर के बीच में पूरा जो बॉर्डर क्रिएट हो रहा है ना, किस किस लेयर के बीच में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है। एक सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि आपके अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी दो पार्ट में आपका क्रस्ट डिवाइडेड है, एक अपर और लोअर। तो उसको डिवाइड करने वाली जो
डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है कोनराड डिसकंटिन्यूटी, इसको याद रखो। फिर क्रस्ट को और मेंटल को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी का नाम है मोहवेरिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फिर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मेंटल को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी का नाम है रेपेथी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फिर मेंटल को कोर से मेंटल और कोर के बीच में जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो कर रहा है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में नाम से। और लास्ट में आपका जो कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर और इनर, उसे कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। कुछ नहीं है इसमें ज्यादा जानने वाला या फिर ऐसा पढ़ने वाला, सिर्फ आपको रटना है कि कौन सी दो पोर्शन को डिवाइड करने वाला कौन सा बॉर्डर है, बस ये नाम याद रखना है। तो इसकी चाहो तो एक क्रोनोलॉजी माइंड में कुछ ऐसे कोड वगैरह बनाकर याद कर लेना, ठीक है, कुछ भी ऐसे करके इसको याद कर लेना। क्वेश्चन इनका सिंपल ऐसे करके आता है, क्वेश्चन इनका सिंपल ऐसे करके आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। अब ये वाला इसका आंसर आप सबको पता है, मुझे एक बार इसका आंसर बता दो। डिसकंटिन्यूटी के तीन क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपसे पूछूंगा, मुझे इसका आंसर बता दो। ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा, किसी के डाउट होते हैं ना, तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो यार मैं टेक्स्ट देखता नहीं हूँ, ठीक है, तो डाउट होते हैं ना, तो मुझसे जैसे बाद में पूछ लिया करो। ठीक है ठीक है, मोर डिसकंटिन्यूटी क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब इसका बता दो आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे इनर मोस्ट पार्ट में कौन सी देखने को मिल रही है? ठीक है, लेमैन डिसकंटिन्यूटी है, लेमैन है। ठीक है। अभी अगर आपने, मान लो बहुत बच्चे होंगे आप में से जिसने रटी नहीं होगी, तो रट लेना, याद कर लेना। यहां पर देखो, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी लेमैन डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है। चलो, एक ये वाला क्वेश्चन और है, इसका आंसर बता दो चलो। इसका इसका आंसर बताइए अभी। गुड गुड, पढ़ो आराम से, कोई बात नहीं, पढ़ो। क्या बात है। कोई तो हो गलती करने वाला, सारे ही सही करोगे। ठीक है, दिव्यांशु अभी सुनना, जब हम इसको डिस्कशन करेंगे, गलत है दिव्यांशु आपका ना बी। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका ही आंसर ए है। अब देखो, दिव्यांशु या फिर जिसने भी इसको गलत किया हो, ध्यान से देखना एक बार। ऐसे मत कर भाई दिव्यांशु, ठीक है, सही बोलेगा तब भी नाम ले लिया जाएगा। मोर डिसकंटिन्यूटी इज एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मेंटल को डिवाइड करने वाली जो मेंटल और क्रस्ट को डिवाइड करने वाली जो हमारी बॉर्डर है वो मोर डिसकंटिन्यूटी बना रही है। और दूसरा, जो मैंने जैसे कि बताया था, जब भी मेंटल में एस्थेनोस्फेयर की बात हो तो लोअर पोर्शन नहीं अपर पोर्शन की बात होनी चाहिए, ठीक है, अपर पोर्शन की बात। ठीक है। अब मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिए थे ऑलमोस्ट आपने सब सही करे हैं। ठीक है, देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पूरा डिस्कशन ना ये है, जो ऑलमोस्ट मेरे एंड से कंप्लीट हो गया है। मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर मैं जो लाया हूं और आपसे पूछने हूं, जो हमने शायद ना किए हो। ऑलमोस्ट डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, एनडीए 2026 का वन का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट। इसका आंसर बताओ। पुलकित, बताओ पुलकित, अभी बताऊंगा मैं आपका आंसर ना, एग्जाम हॉल में क्यों गड़बड़ होती है। हम्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड। देखो, बहुत बढ़िया, सी आंसर होगा, थर्ड ओनली होगा।
अब देखो ये दिमाग कितना तेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बच्चे को ना बिल्कुल चाह रहे हैं कि मतलब उससे वो गलती करवा के माने, वो गलती करवा के मान, मतलब पूरा यूपीएससी लगी हुई है कि बच्चा कैसे भी करके क्वेश्चन गलत करके आए। अब यहाँ देखो इन्होंने वही सेम चीज जो यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ करी थी, ओशनिक क्रस्ट 15 किलोमीटर। अब यहां से अगर किसी ने नहीं सीखा होगा ना, तो वो फिर से यहाँ गड़बड़ करेगा कि यार मतलब वो 15 था, 5 था या 30 था। आप दिमाग देखो यूपीएससी का, यहाँ 30 क्यों दिया यूपीएससी ने? क्योंकि उसे पता है कि यार मैंने एनसीईआरटी में 30 भी पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ देखा है। अब वो बच्चा शायद हो सकता है कंफ्यूज हो कि वो ओशनिक है कि कॉन्टिनेंटल है। तो बहुत बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यूपीएससी ऐसे शातिर बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ ये ओशन नहीं होगा, मतलब ओशन है तो 5 होगा, नहीं तो 30 किलोमीटर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। दूसरी चीज, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन, तो मैंने अभी पीछे बताया। अब ये वाला देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, ये अभी तक पीछे कहीं नहीं पूछा था, बस एक वो हिमालयन वाला क्वेश्चन आया था, नहीं तो अब इन्होंने यहाँ टच किया है और ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। अब जाके इन्होंने 26 में ये क्वेश्चन पहली बार यहाँ उठाया है इसको, ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है। हम्म। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज दी थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन, थिन नहीं होते, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, उल्टा मतलब डबल हो जाती है लेयर यहाँ पर। ठीक है। गुंजन कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ज्योति हैंड रेस कर रखा है, क्या हुआ? ठीक है। डबलिंग ऑफ लेयर हो जाती है हमारे फोल्ड माउंटेन के नीचे, तो वहां तो जबकि बहुत ज्यादा हाई हमारा जो क्रस्ट होगा। ये आपका एनडीए 2026 का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, शायद ये हमने नहीं अटेम्प्ट किया, इसको भी एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। पूछो ज्योति, डाउट पूछ लो, अभी मैं टेक्स्ट देख रहा हूँ। अच्छा, किसी का कोई डाउट अगर मैं मान लो सेशन एंड होने के बाद भी रह जाता ना, मैंने वो आईडी आपको इसीलिए दी है, आप वहां पर पूछ लेना। ठीक है, किसी का भी इनकेस रह जाता है, मान लीजिए बीच में इस समय नहीं याद आ रहा, बाद में कोई डाउट आता है, पहले कोशिश करना खुद से थोड़ा सा रिसर्च करने की, ठीक है, अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो मुझे बता देना। इसका आंसर बता दो। ठीक है, सही है। सही है, पहला स्टेटमेंट तो वही है जो हमने भी पीछे पढ़ा था, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब इंक्रीज कर रहा है हमारा जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन इवोल्यूशन द मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट अच्छा है, आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है कि जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर सेपरेट होना शुरू हो जाता है डेंसिटी के बेसिस पर। ठीक है, ये तो सी स्टेटमेंट दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, नोट्स में एक बार देख लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है आपका। हम्म, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। ऑलमोस्ट यार सारे क्वेश्चन हो गए जो भी मैं इससे रिलेटेड लेकर आया था। और अपना देखो, जैसा कि मैंने बताया फिर से, हमारा जो ये पूरा चैप्टर है ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना है, तो आज हमने पूरा समझा कि यार अर्थ है, डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है, हमने पूरा अंदर जाने की कोशिश करी। फिर इनडायरेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वाला जो पार्ट है सिस्मिक वेव। अब उस सिस्मिक वेव से कनेक्ट होता हुआ अर्थक्वेक जो चैप्टर है ना वो अलग चला जाता है, अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसको भी साइड करो। फिर हमें पूरा का पूरा इंटीरियर के बारे में समझना है। तो फिर अब जब मैंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, तो उसके बाद मेरे मुझे लेयर सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है कि क्रस्ट कैसा है, कोर कैसा है, मेंटल कैसा है। फिर उनके ऊपर जो आने वाले क्वेश्चन है मुझे वो स्टडी करने हैं। फिर जो डिसकंटिन्यूटीज है वो सारी तैयार करनी है। इस तरीके से हमारा पहला ये टॉपिक तैयार हो जाता है। यहां हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर शानदार लगा हो, मजेदार लगा हो, आपको शायद अच्छा लगा हो मेरे एंड से यार। मजा आया तो भाई टेक्स्ट में लिख दो कि मजा आया सर।
थैंक यू कामिनी। ठीक है, और ऐसे ही अपने सारी चीजें तैयार करेंगे। एक चीज यहाँ पर, एक चीज और हो सकती है यार, कि क्वेश्चंस आप लोग वहां जाकर अटेम्प्ट करोगे अभी एप्लीकेशन में, तो मैंने तो काफी सारे क्वेश्चंस यही करा दिए, तो वहां पर तो तुम सारे के सारे पूरा 100% मार के आओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जरूरी है कि चलो यहाँ डिस्कशन हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं यहाँ डिस्कशन कर लूँ जितने हो सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन, मैं सारे भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तो इसके इसके तो कम ही थे, आगे देखोगे एक एक टॉपिक के 50-50 100-100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने हो पाएंगे मैं कर लूंगा, है ना। तो बाकी मतलब उसका परेशान मत होना कि अरे सर ने तो सारे करा दिया, अब तो मैं टॉप ही मार रहा हूँ। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज है कि समझो कि क्वेश्चंस आ किस तरीके से रहे, मुझे पढ़ना कैसे है, वो पैटर्न डेवलप करो। ठीक है, जैसे आज हमने बहुत सारी चीजें निकाली, मैं यार ये शर्त से कह सकता हूँ कि लोग इस पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, या जैसे भी पढ़ रहे होगे, उठाया पलटा, अरे अच्छा ये खत्म हो गया बस। ये तरीका होता है लोगों का, और इसी वजह से यार सिलेक्शन रुकता है। मैं सीरियसली बताता हूँ, एक बच्चा भी पीछे पूछ रहा था, कह रहा था कि सर अच्छा जैसे यहाँ तो हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, वहां एग्जाम में नहीं होते। तो यार उसके पीछे तो थोड़ा सा प्रेशर भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी है, और एक सबसे जरूरी चीज कि हमने क्वेश्चनों को समझा नहीं है, उस तरीके से स्टडी नहीं किया। ऐसे करेंगे, चीजें होती हुई दिखेंगी। बस डेली जो जो चीजें मैं दे रहा हूं उसे तैयार करके एकदम बेहतर करके बनाते रहो, और रिवीजन कहीं ना कहीं थोड़ा ही अब जो हमने चीजें पढ़ी, ये पूरा चैप्टर जब तैयार हो जाएगा ना, इसमें कल का टाइम और लगेगा, और हो सकता है कि शायद परसों भी लग जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक और वॉल्केनो भी। जब ये सारा पूरा हम 2-3 दिन में तैयार करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में इसे रिवाइज करने के लिए रेडी हो जाओगे। ऐसा आपको ये चैप्टर तैयार होना चाहिए। और एक और मैं चीज शुरुआत में बता देता हूँ, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके कि सर रिवीजन कैसे करना है। मान लीजिए कल रिवाइज कर रहे हो, तो देखो एक तो तरीका यही है कि सिंपल उठाई किताब, ऐसे उठाया और पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरा, वो रिवीजन कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका एक ऐसा करो कि अच्छा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, सर ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, मैं इसको एक्टिव रिकॉलिंग करने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ किताब बंद कर दी और अब सोच रहे हैं, मतलब अपने आप में ही डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में मैंने क्या पढ़ा। आप चाहो तो पेन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी एक अच्छा है कि पेन पेपर पे एक्टिव रिकॉलिंग करो कि इंटीरियर ऑफ दर्द में एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट के अंदर ये चीजें थी, इनडायरेक्ट के अंदर ये चीजें थी, और फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा जिसमें कोर था, क्रस्ट था, मेंटल था। इस तरीके से सारी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, पूरा एक्टिव रिकॉलिंग जितनी करोगे ना भाई उतना मजा आएगा। और अगर कोई यार दोस्त आपके साथ है, डिस्कशन करो बैठ के कि भाई आज ये पढ़ा, चल आजा समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। अभी तो सब तैयार है, धीरे 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 ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, मेमोरी से धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाएगा। वो इरोड नहीं होने देना है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा ही सही 5-10 मिनट का टाइम निकाल के डेली इन चीजों को रिवाइज करते हुए चलना। ठीक है साक्षी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, है ना, डोंट वरी। मैं सारी क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। जतिन डिसकंटिन्यूटी वाला बता दूं, मैं बताता हूं अभी, 1 मिनट पर। ठीक है, सेशन एंड है, आप सभी लोग जा सकते हो। ठीक है, अपना आप जाके रिवीजन करो, तैयार करो। क्विज भी थोड़ी देर में हो जाएगी प्रोवाइड, और लाइव जुड़ने की कोशिश करा करो जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, देखो जतिन, डिसकंटिन्यूटी में ना कुछ नहीं है दोस्त। डिसकंटिन्यूटी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको समझ में ना आए, बस इतना याद रखो। जैसे हर कंट्री के अपने बॉर्डर्स होते हैं ना, कि भाई इंडिया पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है, दोनों अलग जो है रीजन शेयर कर रहे हैं, इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, जो भी जैसे बॉर्डर्स जो होते हैं वैसे ही बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कुछ नहीं है मेरे भाई, 3 चीजें हैं आपकी, एक है क्रस्ट, एक है आपका मेंटल, और एक है कोर। तो इन तीनों को आपस में डिवाइड करने वाले कुछ बॉर्डर होंगे, उनके अपने कुछ नाम होंगे। ठीक है, उनके अपने कुछ नाम होंगे, तो वो नाम यहां पर दिए हुए हैं। और फर्दर भी डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे 3 लेयर तो हो गई, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अपर क्रस्ट एक लोअर क्रस्ट है, तो उनका डिवीजन, उस बॉर्डर को हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कह दे रहे हैं, जैसे कि यहां पर। ठीक है, ऐसे ही मेंटल के अंदर भी डिवीजन है कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल, तो उसमें उस डिसकंटिन्यूटी को हम रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोल दे रहे हैं। ऐसे ही कोर के अंदर भी 2 डिवीजन है कि आउटर कोर, इनर कोर, उस डिवीजन को हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोल दे रहे हैं। बस ये है यार डिसकंटिन्यूटी, और कुछ नहीं है।
हाँ, पुलकित एक ही क्लास रहेगी। हाँ रिया, पूछ लो डाउट क्या है आपका ना। हाँ देखो, आपके ना जैसे मैंने, आप नोटिस करोगे बीच बीच में ब्रेक रखे हैं। तो ब्रेक में जैसे अभी वेडनेसडे के दिन एक ब्रेक देखने को मिलेगा। तो अब ये धीरे 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 ना कंपाइल होके डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस दिन बैठो और फिर से सारा रिवाइज करो, फिर से चीजें देखो कि यार प्रीवियस, अभी तो आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा। पर एक हफ्ता, 10 दिन, महीना बीतेगा ना, तो यार इतना सारा मटेरियल हो जाएगा ना। तो वो बहुत परेशान करेगा। तो वो परेशान करे इससे पहले ही मैं इधर ही थोड़ा 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 करके रिवाइज करना शुरू कर दूंगा। रिया पूछ लीजिए डाउट अपना ना। बस बस बस, पूर्वी डिवीजन याद रखो बस। देखो, चांसेस है कि वो कल सीक्वेंस भी पूछ ले डिवीजन की ना, कि इसको क्रोनोलॉजी से लगाओ। ऐसे क्रोनोलॉजी पूछने का यूपीएससी का बहुत आदत है, तो वो भी ध्यान रखना। हॉटनेस मेंटल की कैसे ज्यादा होगी एज टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज। हाँ रिया, यू आर राइट। वो क्लास चल रही थी तो बीच में हमेशा डाउट्स अपने हैंड के लिए रखो, क्योंकि हो सकता है कि वो करते करते कुछ ना कुछ निकल जाए मुंह से। हॉटनेस मेंटल की नहीं, कोर की ज्यादा होगी, क्योंकि हमने वो वाला टॉपिक देखा ना कि जैसे 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 हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि टेम्परेचर जो हॉटनेस है वो मेंटल से ज्यादा कोर की होगी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है रिया, डाउट क्लियर है आपका। दीपांशु, रिवीजन डे इज दी वेडनेसडे। बाकी तो अपने एंड से 10-5 मिनट निकाल के रिवाइज कर लो, बहुत बड़ा इसमें वो नहीं लगेगा टाइम ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं राहुल, स्कोर अगर सॉलिड भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट बात अगर टेम्परेचर की हो रही है तो जैसे अब वही सेम चीज आ जाता है कि यार हम हमारे लिए इनडायरेक्ट सोर्स है, और इनडायरेक्ट सोर्स हमारा क्या कहता है कि भैया जैसे डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस बेसिस पे हम यही कह सकते हैं कि यार कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। हाँ गुंजन, लीव कर सकते हैं। और मैं भी सेशन को एंड कर रहा हूँ। आपका कोई भी वैसा डाउट होगा किसी बच्चे का, तो मुझसे मेरी गेम चेंजर वाली आईडी पर पूछ लेना, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, अर्थक्वेक वाला टॉपिक तैयार करके आना। अर्थक्वेक को बढ़िया से तैयार करेंगे कल, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वगैरह रेडी कराऊंगा मैं। जय हिंद भाई। सर क्विज कितनी देर में अपलोड हो रहे हैं? आह, देखो क्विज थोड़ा टाइम देना, 3 बजे तक अपलोड हो जाएगी आप। हाँ सर, ऐप में पर्टिकुलरली किस जगह पे होंगे वो? एप्लीकेशन पर ही अपलोड होगी। एप्लीकेशन पे ना आपको कहीं ऑप्शन दिख जाएगा क्विज का, तो वहां पर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। सर मैं आपके टेलीग्राम आईडी पर डाउट के लिए मैसेज किया था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कौन सी मैसेज आईडी एक्सेप्ट नहीं की हो है? पा रहा। जी सर, अचीव डाउट अचीव करके है ना, CFP करके। ओके ओके ओके, कब किया था, क्या नाम है आपका दोस्त? अवनीश। अवनीश, कब किया था डाउट? डाउट नहीं था सर, वो मेरा क्या बुक के लिए मैंने मैसेज किया था, लेकिन वो मैसेज नहीं हो पा रहा सर। मतलब मैसेज कोई सीन नहीं कर रहा है आपके एंड से, हो नहीं पा रहा मैसेज? नहीं सर, मेरे एंड से मैसेज नहीं हो पा रहा सर आपको। ओके ओके, एक तो एरर आ रहा है। ठीक है। तो दूसरी आईडी है रे वाली, उस पर ट्राई करके देखो, अगर उस पर हो जाए तो। नहीं, दूसरी आईडी का नाम क्या था? IAM Ray 28 करके आईडी है एक, उस पे कर देना ओके। अवनीश। अगर उस पे भी ना हो तो व्हाट्सएप कर देना, जो मैंने आपको नंबर दिया था ना कल सेशन में, उस पे व्हाट्सएप कर देना। जी सर, मैंने व्हाट्सअप किया था सर मैंने, तो उसमें तो एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन वहाँ टेलीग्राम पे नहीं हो पा रहा सर पर्टिकुलरली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहां बता देना, वो टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दे देंगे कुछ ना कुछ। नहीं तो वहां पर ही आपको इन्फॉर्मेशन ठीक। मिल जाएगी। और देखो बुक्स का ठीक है डिलीवरी का सर। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे जिस भी स्टूडेंट ने बुक्स ऑर्डर किए हैं, तो बुक्स जिस भी दिन से आपने की है, आप मान के चलो कि 8 से 10 दिन लग जाएंगे। और पीछे सैटरडे संडे को क्योंकि ऑफ रहता है, कुरियर वगैरह सब कोई नहीं लेता। अब आज जितने भी आपके 2-3 दिन के पीछे के जो ऑर्डर थे वो आज निकलेंगे मंडे को, ठीक है। और आज से आप मान के चलो कि 8 दिन तो लग ही जाएंगे।
और डिपेंड करता है थोड़ा आपकी लोकेशन के ऊपर। तो 8 से 10 दिन मान के चलिए। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, चलिए, थैंक यू। हेलो सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हेलो पूछिए सर, पूछिए। मेरा डाउट ये था कि जैसे पीडीएफ में सर अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के भी दे रखे हैं। हम्म। मतलब आज के क्विज में भी इसके क्वेश्चन आएंगे अर्थक्वेक और वोल्केनो के? नहीं नहीं नहीं, आज के क्विज में देखो, वैसे आज के क्विज में सिर्फ जो हमने आज तैयार किया है ना, वही आएंगे। मैं सेग्रीगेट करके ही क्विज दूंगा। जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने तैयार किया तो उसकी क्विज लगा ली, फिर अर्थक्वेक आपने तैयार किया तो उसकी क्विज लगा ली, वॉल्केनो किया तो उसकी लगा ली। तो ये मान के अर्थक्वेक वोल्केनो के कब है सर? कल क्या होंगे ना? क्या अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के कब होंगे? कल होंगे, बिल्कुल कल होंगे। लास्ट ईयर सर कंपाइल था ना? नोट्स भी कंपाइल थे और ये टॉपिक कंपाइल था ना? अच्छा, मुझे बताओ कि कंपाइल ज्यादा बढ़िया है आप लोगों के लिए या फिर अलग अलग बढ़िया है? मुझे आप लोग भी बता दो वैसे भी। सर अलग अलग सही है। अलग अलग ठीक है ना? क्योंकि इससे क्या है ना, अलग अलग सही है हाँ, सर। मेरा पर्पस क्या है कि जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, तुरंत उसकी क्विज लगा ली, तो थोड़ा रिवीजन हो गया उसी टॉपिक्स का सारा। और कंपाइलेशन के लिए तो हम वैसे भी वो पूरा का पूरा पेपर भी उठा सकते हैं, कंपाइलेशन तो है ही है। और सर ये आपने आज वो नहीं कराया फोकस, हाइपोसेंटर, पी वेव, एस वेव एंड शैडो जोन? ये तो अर्थक्वेक में आएंगे ना, ज्योति। लेकिन सर नोट्स में तो साथ में ही है ना ये, तो इसलिए मुझे डाउट हुआ था। नहीं 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 नहीं, देखो चिंता नोट्स में जैसे भी है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने ना पढ़ने का हम एक स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं कि मान लो कल तुम रिवीजन भी बैठ के कर रहे हो ना, एक्टिव रिकॉलिंग भी कर रहे हो, तो एक पूरा फ्लो लेकर चलो। अब पढ़ाने के लिए तो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं वैसे भी जा सकता हूँ। बट आपके दिमाग में वो सेटल हो ना, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ज्योति, कि पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझेंगे, फिर अर्थक्वेक देखेंगे और फिर वॉल्केनो देखेंगे। तो नोट्स में जैसे दिया हुआ है कोई बात नहीं, आप रिवीजन जब करोगे तो वैसे कर लेना, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे चलो। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है भाई? सर मेरा एक डाउट था। पूछो दिव्यांशु। सर वो जो ब्रह्मास्त्र की आपकी सीरीज है और ब्रह्मास्त्र प्लस है, उसमें डिफरेंस क्या है? कंटेंट का कोई डिफरेंस है मतलब? देखो देखो देखो, ब्रह्मास्त्र सिर्फ पीडीएफ प्रोग्राम है, जिसमें आपको कटआउट मैगजीन और ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। प्लस यस सर। एक टेलीग्राम बेस्ड प्रोग्राम है, वहां वो मैगजीन तो मिलेगी मिलेगी, आपको डेली का अपडेट मिलेगा। ठीक है। प्लस में ब्रह्मास्त्र में आपको डेली नहीं मिल रहा है, मंथ एंड पर आपको मिलेगा। यहाँ क्या है कि प्लस में आपको डेली 14, 15, 16, 17 वो देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर की मंथली क्विज भी देखने को मिलेगी और टेस्ट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एडवांस है, वहां कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है। सर मतलब अगर ब्रह्मास्त्र में मान लो 17 क्वेश्चन फंसते हैं तो प्लस वाले में मतलब ज्यादा फंसेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है। मतलब उसमें बस पीवाईक्यू क्विज होगी ना अलग हाँ प्लस वाले में? हाँ, मतलब क्विज है थोड़ा। क्या है कि तुमने कोई चीज पढ़ी है तो उस पर हमने सवाल पूछ लिया, थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां से 19 फंस जाएंगे और यहाँ से 17, दोनों में बराबर ही है। ओके सर। ठीक है, चलिए।